को 150 या उससे नीचे अगर हम आसानी से ले आएं तो ये बेहतर होगा। और इसके लिए आपको अपनी जीवन शैली में बदलाव, खासकर नमक का कम सेवन करना, बड़ी उम्र में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के लिए सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन एक अच्छी सलाह है। हालांकि ब्लड सॉल्ट सभी को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, पर सिस्टोलिक हाइपरटेंशन में वो ज़्यादा कामयाब रहता है। साथ में आपको कुछ आपके डॉक्टर की सलाह से कुछ दवाओं का सेवन करना चाहिए जिससे ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहे। रही बात डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऊपर ना जाए, उसके लिए जैसी उम्र बढ़ती जाती है, मैंने बताया था कि वो डायस्टोलिक प्रेशर एक प्लेटू पे पहुंच जाता है, एक समतल रहता है और आगे नहीं बढ़ता, और बल्कि उम्र के साथ वो सिस्टोलिक बढ़ता जाता है। डायस्टोलिक 80 या उससे भी कम हो सकता है, जिसकी कोई आप इस बारे में चिंता ना करें, पर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की दवा लें और वो दोनों में काम करती है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। डॉक्टर बहल, बहुत सारे लोगों की ये शिकायत आती है कि जब भी वो अपना बीपी मॉनिटर करते हैं तो जो रीडिंग्स है उसमें बहुत फ्लक्चुएशन रहते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर के पास जाते हैं तो बीपी बढ़ जाता है। क्या उसमें कहीं ना कहीं ये फॉल्ट रहता है कि सही तरीके से मेजर नहीं किया गया? बीपी को किस तरह से मेजर करें और क्या सावधानी उस समय रखनी चाहिए? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। पहले ज़माने में हम कहते थे वाइट कोट हाइपरटेंशन, जैसे डॉक्टर्स और वकील के पेशा अपनी पोशाक से पहचाना जाता है, तो उसको देखते ही ब्लड प्रेशर बढ़ जाता था। इसलिए बहुत सी स्टडीज़ हुई हैं, उसमें ये बताया गया है कि ब्लड प्रेशर कैसे नापना चाहिए और किस तरह के ब्लड प्रेशर से खतरा हो सकता है। जैसे वाइट कोट हाइपरटेंशन कितना इम्पोर्टेंट है। हम यूजुअली जो करते हैं वो ऑफिस ब्लड प्रेशर नापते हैं। जब हमारे चेम्बर्स में कोई पेशेंट आया तो एक चीज़ तो ये है कि उसको रिलैक्स करें और 2-3 रीडिंग्स लें। नट शेल में वो डिपेंड करता है कि आप स्टैंडिंग में लें, पहली बार देख रहे हैं तो एक बार लेटा के लेंगे, एक बार स्टैंडिंग लेंगे, ताकि ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन तो नहीं है, जो स्पेशली एल्डरली में खड़े होते हैं तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा गिर सकता है। अब वो क्या है कि 24 आवर ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग होती है, इसीलिए ताकि ये जो वाइट हाइपरटेंशन है और ऑफिस ब्लड प्रेशर रीडिंग है, इन पे जो वेरिएशन आ रहा है उसको नापा जा सके। तो उसमें एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है जो आपको, जैसे हम ब्लड प्रेशर लेते हैं वही इंस्ट्रूमेंट लगा देते हैं, और 24 घंटे वो ब्लड प्रेशर आप जिस भी लिख दें कि 30 मिनट में नापे या 15 मिनट में नापे या 1 घंटे में नापे, तो ब्लड प्रेशर नापता रहेगा और उसका कंप्यूटर में वो सेव होता रहता है। और उस डिस्क को आप कंप्यूटर पे डालिए तो आपको लास्ट 24 आवर्स की सारी रीडिंग मिल जाएंगी। तो उसके हिसाब से हम ये देखते हैं कि इसमें कितना वेरिएशन है, कितना मीन ब्लड प्रेशर जागते हुए रहा और कितना ब्लड प्रेशर सोते रहा, सोने में डिप्स आए कि नहीं। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग है और उसकी प्रोग्नोसिस से कोरिलेशन है। इसी तरह जो है ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं। पहले तो हमको, आपको याद होगा, मरकरी वाले इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते थे। अब अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली उसके अपने दुष्प्रभाव थे और इसलिए मरकरी बैन कर दी गई, पर बहुत एक्यूरेट ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट हुआ करते थे और उनको कैलिब्रेट किया जा सकता था। जो आज ओवर द काउंटर ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट मिल रहे हैं उन पे मैं एक कॉशन देना चाहूँगा, क्योंकि सारे वो स्टैंडर्डाइज नहीं हैं। कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं जिनके नंबर आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे, जिसको कई सोसाइटीज़ ने स्टैंडर्डाइज किया हुआ है। तो आप जब भी ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट खरीदें तो इस बात का ध्यान रखें कि वो चीप ही ना हो, रिलायबल भी हो। दूसरी चीज़, जब आपके घर पे वो ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर होता है तो एक टेंडेंसी जो मैंने अक्सर देखी है, आपको हेडेक हुई, आपने ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट नापा, और क्योंकि हेडेक की वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था तो आपने उसको कोरिलेट किया कि ये ब्लड प्रेशर की वजह से हेडेक हो रही थी, और एक पैनिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो जब भी इस इंस्ट्रूमेंट से ब्लड प्रेशर नापें तो रिलैक्स स्टेट में नापें। जैसे आप जब सुबह उठते हैं या सुबह शाम को सोने जाते हैं तब ब्लड प्रेशर नाप लें। तो इसलिए ये वेरिएशन एक नॉर्मल चीज़ है, इसमें कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है। आप बहुत टेंस होंगे तो नेचुरली ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ेगा, वो किस लेवल तक बढ़ रहा है और कितनी देर बढ़ रहा है, इस बात की इम्पोर्टेंस है। जी, तो चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले हमारे एक दर्शक हैं कुशीनगर उत्तर प्रदेश से, विवेकानंद श्रीवास्तव। विवेकानंद जी, आपका बहुत स्वागत, पूछें सवाल। ब्लड प्रेशर कितना रहे तो दवा स्टार्ट किया जाए? बहुत ही अच्छा सवाल, और यही हम पूछने वाले थे डॉक्टर वली। जो अभी डॉक्टर बहल ने बहुत विस्तार से बताया कि ब्लड प्रेशर लेने का तरीका क्या होता है। एक बार रीडिंग हाई आ गई, क्या दवा तब शुरू करनी है, कब शुरू करनी है? नहीं, हम परिभाषा में ही ब्लड प्रेशर को सस्टेन्ड एलिवेशन कहते हैं, यानी कि उसको बहुत दिनों तक वो बढ़ा रहे।
जैसे आपने कहा ना, जो आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है, तो कुछ अलामात होती हैं, किसी की आँख में छोटी सी हेमरेज हो जाती है, तो मैं इसको कहूँगा नाक से टपकता है, उसको हम एपिस्टेक्सिस कहते हैं। इसी तरह से कुछ लोगों को पैरालिसिस हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, और कुछ लोगों को बहुत दिन तक ब्लड प्रेशर बढ़ा रहने से डिमेंशिया हो जाता है, जिसको हम समझते हैं तो एज की वजह से हो रहा है। ये असलन हाइपरटेंशन के कंट्रोल ना होने की वजह से होता है। इनका सवाल बहुत जायज़ है। ये डॉक्टरों के लिए भी बहुत बड़ा सवाल है कि दवा कब शुरू की जाए। तो इस पे कंसेंसस है कि 140-90 के ऊपर अगर सस्टेन्ड एलिवेशन रहे तो ट्रीटेबल रेंज में हम आ जाते हैं। सिस्टोलिक यानी हाँ, ऊपर का 140 और नीचे का 90 अगर हो जाए तो कंसेंसस है कि इसके ऊपर का ब्लड प्रेशर। आपको रोक रहा हूँ, एक हमारे दर्शक थे जो नेपाल से थे, 160-80 था। बिल्कुल, बहुत से लोगों का नीचे का डायस्टोलिक जो है वो 80 के आसपास रहता है, लेकिन ऊपर का बढ़ा रहता है। दवा कब शुरू होगी? दवा उनकी होनी चाहिए शुरू में। मैं आपको ये मैसेज दे रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म से कि लोएस्ट इज द बेस्ट। हर एक आदमी का वो ब्लड प्रेशर नॉर्मल है जिस पर वो नॉर्मल फील कर रहा है। जब मैं स्टूडेंट था और मैं मेल वार्ड से फीमेल वार्ड में गया तो वहाँ सब लेडीज़ का ब्लड प्रेशर 90/70, 100/80, 110/70। तो मैंने अपनी जो मैडम थी बॉस उस डिपार्टमेंट की, उनसे पूछा, मैम ये क्या है, मेरा इंस्ट्रूमेंट तो ख़राब नहीं है, बट ये क्या, बोले लेडीज़ का ऐसे होता है। तो लेडीज़ को आमतौर पे कम होता है, लेकिन उस कम ब्लड प्रेशर पे वो लेडी किचन में भी खड़ी है, भाग दौड़ भी कर रही है, और वो मैटरनिटी वार्ड का ये मैं सीन बयान कर रहा हूँ, वो डिलीवरी के लिए भी आई हुई है। तो लोएस्ट इज द बेस्ट। कुछ लोग समझते हैं साहब 100/60 हो गया और डॉक्टर को फोन लगा दिया, साहब ब्लड प्रेशर बहुत लो हो रहा है, मैं चीनी का घोल पीऊं या नमक पीऊं, ये भी गलत है। सडनली कोई ऐसा स्टेप नहीं करना चाहिए। अगर आप नॉर्मल फील कर रहे हैं तो आप ब्लड प्रेशर को खुद से बढ़ाएं। तो ब्लड प्रेशर को कब ट्रीट करना है, कैसे ट्रीट करना है, कहाँ तक ट्रीट करना है, इसका जवाब डॉक्टर के पास होता है। तो बेस्ट इसका आंसर ये है कि आप डॉक्टर के पास जाएं और अपने ब्लड प्रेशर को रेगुलर चेक कराएं। मुसीबत तो ये है कि हमारे अपने भाई भी कुछ ऐसे स्पेशलिस्ट होते हैं जिनके यहाँ बीपी इंस्ट्रूमेंट ही नहीं होता है टेबल पे, तो वो बड़ी ट्रेजेडी है। एक हड्डी का मरीज है या एक ENT में जाता है जो मरीज, उसका ब्लड प्रेशर कहाँ चेक होता है। तो बहुत से डिपार्टमेंट्स में ये ट्रेडिशन नहीं है। तो मैं ये भी मैसेज देना चाहता हूँ कि हर एक आदमी जो अस्पताल में चलकर आ रहा है या जो डॉक्टर के पास चलकर आ रहा है, उसके चेम्बर में आ रहा है, ऑफिस में आ रहा है, उसका ब्लड प्रेशर जरूर चेक करके ये जानने की कहीं इस पेशेंट को ब्लड प्रेशर की बीमारी तो नहीं है, और अगर है तो फिर ट्रीट करनी है। जी, तो बहुत ज़रूरी है कि ब्लड प्रेशर को चेक किया जाए, और उतना ही ज़रूरी ये भी है कि उसको चेक करने का जो तरीका है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। फिलहाल विजय जी हैं फोन लाइन पर जयपुर से हमारे साथ। विजय जी, स्वागत आपका, पूछिए सवाल। कि मेरी जो बीपी है वो 140 और 190 पे स्थिर रहती है और हमेशा स्थिर रहती है, चाहे खाना खाने से पहले चाहे खाना खाने के बाद। जी, आपकी उम्र कितनी है विजय जी? मैम 32 इयर्स। डॉक्टर बहल, क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आप इन्हें? पहले तो आप यदि 140-90 है तो मैं कहूँगा कि आप लाइफस्टाइल को चेंज करके देखें। नमक, जैसे बताया गया, नमक का सेवन कम करें। यदि मोटापा है तो मोटापा कम करें। यदि आप अल्कोहल लेते हैं तो उसका सेवन छोड़ दें, या यदि आप स्मोकर हैं तो उसको छोड़ने की कोशिश करिए। वो ब्लड प्रेशर ही नहीं, आपको और भी लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस से निजात दिलाएगा जी। पर यदि फिर भी आपका कॉन्स्टेंटली 140-90, तो मैं नहीं मानता कि हमेशा एक ही ब्लड प्रेशर रीडिंग रहती होगी। इन्होंने जितनी बार नापा, हो सकता है कॉन्सिडेंस है कि उतना ही होगा। पर यदि कॉन्स्टेंटली उससे ज़्यादा है तो क्योंकि इनकी उम्र अभी 32 है तो एक बार ये एक्सक्लूड करा लें कि कोई ट्रीटेबल कॉज नहीं है जी। दूसरा चीज़ ये एक बार एक्सक्लूड करा लें कि अभी इनका हार्ट के पे या किडनी पे या और अंगों पे कोई अफेक्ट नहीं आया इस ब्लड प्रेशर का, जिसके लिए हम ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। हार्ट के लिए इको का टेस्ट कर सकते हैं, हार्ट मसल थिकनेस नाप सकते हैं। तो वो ज़रूरी है कि ये देख लें ट्रीटेबल कॉज है कि नहीं है। नंबर 2, इस नंबर्स का प्रभाव जो और अंगों पे क्या हुआ है कि नहीं है, और इनको कोई और रिस्क फैक्टर्स हैं कि नहीं। जैसे डायबिटीज़ में 140/90 बहुत ज़्यादा माना जाएगा। जैसे आपने ही प्रश्न किया था पहले, हमारे नेपाल के जो मित्र थे, तो उन्होंने बताया 160 ब्लड प्रेशर। जो डायबिटीज़ में 160 तो बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर है। डायबिटीज़ में तो हम और नीचे लाना चाहते हैं। तो इसलिए वो डिपेंड करेगा कि इनको कोई और एसोसिएटेड डिजीज़ है कि नहीं। तो एक नंबर गेम पे ही सिर्फ मत जाएं, पर 140-90 को हम एबनॉर्मल मानेंगे। ठीक है। अब डॉक्टर नीरज पंडित, जो बात हो रही थी दवाई को लेकर, एक हमारे दर्शक हैं सत्यप्रकाश तनुठिया, ये रोहिणी दिल्ली से इनका ईमेल आया है।
53 साल के हैं, 5-6 वर्षों से ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे हैं। Yes, good morning all, good evening all. Welcome to our joint health seminar. सभी का स्वागत करता हूं मैं। और हमको क्या करना है पहले कि जिनको भी इनवाइट किया उनको एक मैसेज डालना है, स्क्रीनशॉट डालना है कि भाई वर्कशॉप चालू हो गया है, तो आप ज्वाइन कर लीजिए। और खास थोड़ी इंस्ट्रक्शन देना चाहूंगा कि आप शांत वातावरण में बैठिएगा, एक अच्छी जगह पे बैठेगा, शांति से सुन पाए इस तरह से बैठेगा। कोई भी सवाल है तो आप चैट बॉक्स में लिखेगा, आपको आंसर दिया जाएगा उसका लास्ट में। और रिकॉर्डिंग करना मना है, बिकॉज ऑफ ऑलरेडी ये हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और यूट्यूब में पूरा रिकॉर्ड हो रहा है, लाइव हो रहा है, तो रिकॉर्डिंग करने की जरूरत नहीं है। प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी छोटी सी जर्नीज बताऊंगा। मैं भी इस कम्युनिटी के साथ एक हेल्थ के रिगार्डिंग जुड़ा था। ब्लड प्रेशर था, माइग्रेन था, पैर दर्द करता था और वजन भी बहुत बढ़ गया था। तो मेरी भांजी ने मुझे कम्युनिटी के साथ कनेक्ट किया। पहले दिन अच्छा खुराक मिला, अच्छा फ्यूल मिला, तो कंटिन्यू किया। 4 महीने में अमेजिंग रिजल्ट मिला। मेन रिजल्ट था मेरा ब्लड प्रेशर का, जिसमें मुझे बहुत अच्छा बेनिफिट मिला कि ब्लड प्रेशर मेरा नॉर्मल हो गया। डॉक्टर सर ने कंसल्ट किया तो फिर से मेरा धीरे धीरे करके दवाई बंद करवा दिया। और साथ में माइग्रेन का प्रॉब्लम था, जो हर रोज एक डिस्प्रिन लेना पड़ता था, उसमें भी बेनिफिट हुआ। और पैर दर्द करते थे, उसमें भी फायदा हुआ। तो थैंक्स टू माय वेलनेस कोच, क्योंकि मेरी भांजी ने मुझे हेल्प किया था और इस कम्युनिटी के साथ कनेक्ट किया था। तो आज मैं एक 52 ईयर की एज में मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहा हूँ और अमेजिंग हेल्थ है। मेरी फैमिली की भी अच्छी हेल्थ है। हम सब लोग मॉर्निंग में अच्छा हेल्थ के लिए, हेल्थ टॉक के लिए ज्वाइंट होते हैं। तो आज का जो सेमिनार है वो मैं नहीं लेने वाला हूँ, एक अमेजिंग पर्सनालिटी है जो आने वाले हैं, जिन्होंने लास्ट 10 ईयर से भी ज्यादा कई लोगों की हेल्प की है। और उन्होंने खुद की हेल्थ तो अच्छी की है, उसकी मदर की हेल्थ के रिगार्डिंग भी वो ज्वाइंट हुए थे यहाँ पे। और आज कई लोगों को हेल्प कर रहे हैं। जैसे सीनियर वेलनेस कोच को मैं यहाँ पे इन्वाइट करने वाला हूँ जी। वेलकम फार्मेसी सर, चिंतन ठक्कर सर, वेलकम टू। Yes, 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 amazing, amazing. Thank you so much, मयंक जी। बहुत ही अच्छा आपका हेल्थ रिजल्ट पाया हुआ है और हमने आपकी जर्नी थ्रू आउट देखी हुई है। ग्रेट, दैट्स अमेजिंग थिंग। और यहाँ पर मैं सबसे पहले तो बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन सभी लोगों को मैं तहे दिल से यहाँ पर स्वागत करना चाहता हूँ। और आज के हमारे सेशंस में बहुत सारी ऐसी चीजें होगी जो आपको बहुत ही अच्छे अच्छे तरीके से मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। और अगर आप चाहते हो कि आप भी अपनी जॉइंट की हेल्थ अच्छी रखना चाहो, जॉइंट को किस तरीके से हेल्दी रखा जा सकता है, वो सारी चीजें मैं आप सबके साथ यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कितने लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम वेरी फर्स्ट टाइम ऐसा सेशन जो है वो हमारे साथ अटेंड कर रहे हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, चैट बॉक्स में फर्स्ट लिखना है, 1 लिखो या फर्स्ट लिखो, ऐसा करके आप कर सकते हो, राइट। ओके, ग्रेट। पीयूष जी फर्स्ट टाइम है, वेलकम पीयूष जी। एक्शन लोटस दक्ष, वेलकम दक्ष जी। और हमारे साथ और कितने लोग ऐसे हैं जो वेरी फर्स्ट टाइम? ओके, वीना, ओ माय गॉड, बहुत सारे लोग। वीना सोलंकी जी है और ELK करके लिखा हुआ है, मित्तल जी है, ग्रेट। विमल प्रजापति, यस, वेलकम विमल जी। सुप्रिया बोरकर, वेलकम। शीतल जी, वेलकम। प्रिया जी, वेलकम। मीनाक्षी प्रियदर्शिनी, वेलकम। नीलम पांड्या, वेलकम। ममता ठक्कर, वेलकम। ज्वाइंट के लिए मुझे कुछ कहना है, श्योर। प्रकाश भाई, अगर आपको ज्वाइंट के लिए है तो आप यहाँ पर बने रहिए, बॉक्स में भी शेयर कर सकते हो। और एट लास्ट हमारा जैसे ही सेशन खत्म होता है हम कुछ ना कुछ बातचीत करेंगे। आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको कुछ ना कुछ सवालात होंगे या मन में कुछ आएगा। तो मैं ट्राई ऐसा करूंगा कि ये ड्यूरिंग दिस सेशन आपके सारे सवालों के जवाब मैं आपको प्रोवाइड कर दूं, है ना। और भी आपको मन में कोई भी सवाल है तो डेफिनेटली हम लास्ट के कुछ मिनट्स रखेंगे जहां पर आप हमारे साथ इंटरेक्शन कर सको, आप अपना बात जो है वो शेयर कर सको, राइट। तो हम रखेंगे, अगर आप चैट बॉक्स में भी शेयर करना चाहो तो भी हम लाइव रहेंगे चैट बॉक्स में और बातचीत करके रहेंगे, राइट। वंदना आईफोन, वेलकम, वो फर्स्ट टाइम है। सोनल पटेल, वेलकम। ऋतु नायक, वेलकम, फर्स्ट टाइम। नीति शाह जी, वेलकम नीति जी। रंजन बेल पटेल, वेलकम। ओके, ज्योत्सना पांडे जी है शायद, वेलकम, वो फर्स्ट टाइमर है।
और फर्स्ट टाइम हमारे साथ कितने लोग हैं? अगर आप अभी अभी जुड़े हुए हो और आप फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़े हो तो डेफिनेटली आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, हम आपका स्वागत करेंगे। पूनम पानसुरिया जी वेलकम, आप सबका स्वागत है हमारे आज के वर्कशॉप के अंदर। सैमसंग SMA A2171F करके है जो फर्स्ट टाइम है, तो वेलकम। मैं यहाँ पर सब लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपका नाम अच्छे से मेंशन नहीं किया गया है तो हमें पता नहीं चलेगा हु आर यू। ओके, तो हो सके तो डेफिनेटली आप अपना नाम जो है वो रीनेम करिए। अगर आपको नहीं पता चल रहा कि कैसे करना है तो लेफ्ट हैंड साइड पर आपकी मोबाइल की स्क्रीन हो गई या फिर आपका लैपटॉप से ज्वाइन हो गई होगी, तो लेफ्ट हैंड साइड पर आपका नाम जो है वो फर्स्ट आएगा। अगर आप मोबाइल से ज्वाइन हुए हैं तो जैसे ही पार्टिसिपेंट में जाओगे ऊपर आपका फर्स्ट नाम आएगा, ठीक है, सबसे पहला। और वहां पर एट लास्ट 3 डॉट्स रहेंगे या फिर कुछ रहेगा, वहां पर क्लिक करोगे तो रीनेम का ऑप्शन आएगा जहां से अपना नेम जो है वो रीनेम कर सकते। ओके, संगीता जी वेलकम जो फर्स्ट टाइमर्स है। ओके, नटवरसी चौहान, ओके वेलकम नटवरसी जी। फैनिल पटेल वेलकम। जनक आईफोन वेलकम। और शविता गुप्ता जी फर्स्ट टाइम वेलकम। बहुत सारे लोग हमारे साथ। दक्षा सुतरिया वेलकम। जो एक्सेल लोटस करके है वो दक्षा सुतरिया है, ग्रेट दक्षा जी। ओके, प्रिया जी है हमारे साथ जो फर्स्ट टाइमर्स है, वेलकम प्रिया जी। सोनल शाह फर्स्ट टाइम है, वेलकम सोनल। सुनल जी, ग्रेट, अमेजिंग। और वंदना पटेल जी है, वेलकम। किंजल पटेल वेलकम। बहुत सारे लोग हमारे साथ है जो फर्स्ट टाइमर्स है। शायद मैं किसी का नाम रह जाऊं तो मैं क्षमा मांगता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम मैं शायद नहीं ले पा रहा हूँ। उर्वी चौधरी जी वेलकम। ओके, ग्रेट। सुनीता सालके गुड मॉर्निंग वेलकम। बहुत सारे लोग यहाँ पर है, फर्स्ट टाइमर्स है। सीमा कोटक वेलकम। तो सबसे पहले यस, ये खत्म हुआ। तो बहुत सारे लोगों ने चैट बॉक्स में लिखा गुड इवनिंग लिखा, और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर गुड मॉर्निंग भी लिखा। तो सब लोगों को आश्चर्य होता होगा कि ये गुड मॉर्निंग इस टाइम क्यों शेयर कर रहे हैं, राइट? तो शायद उनको पता नहीं है, ऐसा नहीं है। गुड मॉर्निंग दो हिसाब से शेयर करते हैं। जब हम फर्स्ट टाइम मिलते हैं तब गुड मॉर्निंग शेयर कर सकते हैं, और सेकंड गुड मॉर्निंग का जो मतलब है कि हम जैसे ही मॉर्निंग में फ्रेश होते हैं वैसे ही ये कम्युनिटी हमारी जो एक ग्रुप है हमारा, जो हेल्थ की ओर जा रहा है, जो डे बाय डे हेल्थ को कैसे इंप्रूव करना है उसके उसके लिए एक्साइटेड रहता है और लोगों के साथ नॉलेज वगैरह शेयर करता है। तो वो ग्रुप ऑलवेज एनर्जी से भरपूर होता है। तो जैसे मॉर्निंग में एनर्जी होती है उसी तरीके से नाइट को भी एनर्जी को बरकरार रखते हैं, और इसीलिए सारे लोग जो है वो यहाँ पर मॉर्निंग भी विश करते हैं, गुड मॉर्निंग विश करते हैं। तो यू कैन ऑल्सो, अगर आप फर्स्ट टाइमर्स है तो डोंट वरी, आप चिंता मत कीजिएगा। वो लोग सही में एनर्जी के साथ जो है अपना मॉर्निंग है सब लोगों को विश कर रहे हैं, राइट? तो आज का जो सेशन है वो बहुत ही अमेजिंग रहने वाला है। मैं क्विकली आप सबको हमारे सेशन के साथ इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। आज का जो सेशन है वो जॉइंट हेल्थ के बारे में है, और जॉइंट जो है सब लोगों के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग को जॉइंट का इश्यूज जो है अभी के हाल की कंडीशन में डे बाय डे जो है वो बढ़ता जा रहा है। बहुत ही इश्यूज जॉइंट के रिलेटेड देखने को मिल रहे हैं, और जॉइंट ऑपरेशंस जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिले। रिसेंटली एक सर्वे हुआ था जहां पर भी मैंने ये पढ़ा हुआ है कि जो भी सर्जरी जॉइंट रिलेटेड होती है उसमें से 40% सर्जरीज जो होती है ना वो फेक होती है। उसका मतलब ये नहीं कि गलत होती है, उसका मतलब ये है कि ये सर्जरी को आप टाल सकते हो, राइट? टाल सकते हो। ऐसी सर्जरीज में भी सर्जरीज अभी की करंट सिचुएशन में हो रही है। जो नॉर्मल फूड में हम बदलाव लाते हैं या फिर अपने लाइफस्टाइल में कुछ ना कुछ चेंज लाते हैं जिसकी वजह से ये हम अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करके ये जॉइंट का सर्जरी जो है उसको हम कम कर सकते हैं। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि आज से 11 साल पहले मयंक जी ने जैसे बताया कि मैं 11 साल से ये कम्युनिटी के साथ हम हैं और हम लोगों को गाइड कर रहे हैं। जो 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 जुड़ने का रीजन था ना वो मैं मेरी मदर को मेरी रिप्लेसमेंट डॉक्टर ने सजेस्ट किया था। आज से 11 साल पहले की मैं बात करूँ, और उस टाइम मेरी मदर की एज थी 47-48 के करीबन थी। तो छोटी एज में उनको नी रिप्लेसमेंट डॉक्टर ने सजेस्ट किया, और वो
उसको हजम नहीं कर पा रही थी। तो डॉक्टर ने उसके साथ साथ एक चीज और बोली थी कि क्योंकि डॉक्टर हमारे पहचान वाले थे, तो उन्होंने बताया कि सर्जरी में कर दूंगा, उसके बाद भी आपको अपना वेट जो है वो कम करना रहेगा, अदरवाइज ये आर्टिफिशियल नी भी एक बार फिर आपको ये आ सकता है ना, क्योंकि उस पर भी उतना ही लोड आएगा जितना ओरिजिनल पर है, तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत रहेगा। तो आपको अपने वेट को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो मदर ने सोचा क्यों ना सर्जरी से पहले वेट कम कर ले, क्योंकि बाद में बेड रेस्ट रहेगा तो वेट पुट ऑन होगा, तो हम वहां पर कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो जैसे ही मदर ने वेट रिडक्शन शुरू किया, उसने टोटल 17 kg वेट रिड्यूस किया और बहुत ही अच्छी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट किया, जिसकी वजह से उनका नी रिप्लेसमेंट जो है वो चला गया। उनको नी रिप्लेसमेंट की आज की तारीख में जरूरत नहीं। और वो मेरी बच्ची के पीछे भाग दौड़ करना हो, या फिर खुद का योगा हो, या बुटीक चल रन करिए तो वहां पर खड़े रहना हो, वो सारे काम वो बहुत इजीली जो है वो अभी के टाइम में कर रही है। मतलब हाँ, एक एक लाइफस्टाइल को एडॉप्ट करके मैं ये पर्सनली बता सकता हूँ कि 11 साल से उनको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। हम्म? तो इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ, आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ कि 40% ऐसी कंडीशन होती है जहाँ जहाँ पर हम जो ऑपरेशन है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है वो सारी चीजें मैं डेफिनेटली आप सबके साथ यहाँ पर शेयर करूँ। ठीक है, ओके। तो मेरा नाम चिंतन ठक्कर है और पिछले 11 साल से हम वेलनेस कोच के तौर पर एज ए लोगों को हेल्प कर रहे हैं। और बाय प्रोफेशन मैं फार्मासिस्ट हूँ। तो जब से मैंने ये शुरू किया तो पहले हजम नहीं होता था, लेकिन मेरा नॉलेज इसके साथ इम्प्लीमेंट किया और फिर अमेरिकन सोसाइटी ऑफ न्यूट्रिशन से भी सर्टिफाइड है और फार्मास्यूटिकल काउंसिलिंग से भी सर्टिफाइड है। और हम लोगों को इस तरीके से हेल्प करते हैं ताकि उनको दवाइयों की कम से कम जरूरत रहे। ऑल्दो मैं एज अ फार्मासिस्ट में दवाइयों का ही स्टडी मैंने किया हुआ है और वेल नोन रिसर्च कंपनी के साथ भी मैंने काम किया हुआ है, वो भी नॉलेज मेरे पास है। लेकिन पर्सनली मैं बिलीव करता हूँ कि दवाइयाँ जब तक हम अवॉइड कर सके, है ना, तब तक बहुत जरूरी है। और हेल्दी लाइफ के लिए डेफिनेटली दवाइयाँ ठीक नहीं है। ठीक है, तो उसको किस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं उसके बारे में डेफिनेटली हम जानते हैं। तो व्हाट इज द जॉइंट, सबसे पहले हमारे दिमाग में आएगा एक सवाल जो बेसिक है। वो बेसिक से शुरुआत करें तो जॉइंट क्या है। तो हम सब लोग कॉमन जानते हैं कि जहां पर दो बोन्स जॉइंट होते हैं तो वहां पर जिसको हम जॉइंट बोलते हैं। ठीक है, जहां पर दो हड्डियां इकट्ठा होती है तो उसको बोलते हैं जॉइंट। लेकिन एक मौजिली भाषा या रमूजी भाषा में ये बताया गया है कि व्हाट इज द जॉइंट। जॉइंट इज अ स्पॉट ऑफ पार्टी, है ना। पार्टी का एक स्पॉट है जहां पर दो बोन इकट्ठा होते हैं, ग्रो होते हैं और वहां पर हैंग आउट करते हैं और मूव होते हैं, पॉपिंग होता है? ये सारी चीजें। और फिर पार्टी की डांस की जो है वहां पर शुरुआत होती है, राइट। तो सही मायने में ऐसा ही समझ सकते हैं हम वहां पर कि जहां पर ये जो जॉइंट्स है वो एक दूसरे के साथ इकट्ठा होके फिर डांस वगैरह करते हैं, राइट। 1 सेकेंड, ओके, वेट। ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो ये जॉइंट्स है और जॉइंट के भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स रहते हैं। तो सबसे पहले देख लें कि अपने बॉडी में टोटल जॉइंट्स कितने होते हैं। तो टोटल जॉइंट्स अपने बॉडी में 360 जैसे जॉइंट्स होते हैं और जैसे जैसे हम ग्रो होते हैं वो कुछ जॉइंट्स ऐसे होते हैं जो शिफ्ट हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और वो करीबन करीबन 340 के करीबन जो है लास्ट में एट लास्ट हमारे जॉइंट्स रहते हैं। ठीक है, और उस जॉइंट्स में दो टाइप्स ऑफ जॉइंट्स रहता है। एक तो मूवेबल जॉइंट्स रहते हैं जो मूव हो सकते हैं और दूसरे जॉइंट्स ऐसे होते हैं जो इमूवेबल होते हैं। जो हमारे स्कल, हमारी खोपड़ी रहती है उसके जो जॉइंट्स रहते हैं जिसको हम इमूवेबल जॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है, और जो मूवेबल जॉइंट्स है उसमें भी बहुत टाइप से 6 टाइप्स रहते हैं मूवेबल जॉइंट्स में। जैसे हिंज जॉइंट हो गया, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गया, पाइवोट जॉइंट हो गया, ग्लाइडिंग जॉइंट है,
कॉन्डिलाइट जॉइंट है और सैंडल जॉइंट, राइट। तो ये 6 टाइप्स ऑफ डिफरेंट जॉइंट्स है जिसके बारे में आज हम जानने वाले हैं, और फिर आगे भी हम बहुत कुछ जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम हिंज जॉइंट्स के बारे में, ठीक है। तो जो हिंज जॉइंट्स है वो हमारे जो डोर रहता है, डोर की तरह होता है, ठीक है। इट्स लाइक अ डोर। जो डोर हमारा होता है वो कैसे होता है, मूव इन वन साइड ओनली, ओके, एक ही साइड मूव होता है। तो जैसे हमारा लेग हो गया जो अ, एक साइड मूव होता है, फिर हमारा एल्बो का हो गया जो वन साइड मूव होता है, ठीक है। और हमारे एंकल्स होते हैं, फिर हमारी फिंगर्स होती है जो वन साइड मूव होती है, उसके बाद ऊपर पीछे नहीं मुड़ पाती, ठीक है। तो ये सारे हमारे जो है एंकल जॉइंट्स, ये सारे जॉइंट्स जो है जो हमारे हिंज जॉइंट्स के तौर पर काम करते हैं। उसकी सिंगल सरफेस होती है, और सिंगल सरफेस पे वो मूवमेंट जो है वो हमें प्रोवाइड होती है। और जब भी डिजीज की बात होती है जिसमें ऑस्टियोपोरोसिस एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है, ये दो सिचुएशन ज्यादातर देखने को मिलती है, और ये दो जॉइंट्स प्रॉब्लम्स हिंज जॉइंट्स के अंदर ज्यादातर देखने को मिलती है। डिसलोकेशन भी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, ठीक है। ग्रेट। दूसरा जो जॉइंट है जिसको हम बॉल एंड सॉकेट के जॉइंट से जानते हैं, ठीक है। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो हम बेसिकली जानते हैं, हमारे हिप के भाग के जो जॉइंट्स रहते हैं, जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स रहते हैं, हमारे शोल्डर के जॉइंट रहते हैं, वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट रहते हैं, जिसमें वन बोन जो एक हड्डी होती है उसमें होल जैसा होता है, उसमें दूसरी हड्डी जो है वो फिट बैठती है, और फिर मूवमेंट होती है आगे पीछे ऊपर नीचे, जो भी उसकी मूवमेंट रहती है वो इस तरीके से रहती है। यहाँ पर पिक्चर्स पे भी हमें मैंने ट्राई किया हुआ है कि जहाँ से आपको अच्छे से पता चले कि क्या एग्जैक्टली होता है। आई ट्राई माई बेस्ट, ओके। तो ये जॉइंट्स रहता है जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं, जो ज्यादातर लोगों को पता होता है। और यहाँ पर भी प्रॉब्लम जो है बॉल नी रिप्लेसमेंट ज्यादातर होता है। जब हम गिर जाते हैं तो ये बॉल जो है वो टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, या फिर हड्डियां गलने की वजह से जो हमारी हिप की हड्डी होती है वहां पर फ्रैक्चर्स होना, ब्रेक डाउन होना, या नी ब्रेक डाउन होना, ये ज्यादातर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सारी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होता है, ये दो ही जगह पर पाया जाता है, ठीक है। फिर होता है पाइवोट जॉइंट। पाइवोट जॉइंट जो होता है वो हमारे बैक के अंदर जो हमारे गर्दन होती है ना, उसको मूवमेंट प्रोवाइड करता है, नेक को मूवमेंट प्रोवाइड करता है, आगे पीछे ऊपर नीचे देखने के लिए जो भी सपोर्ट्स प्रोवाइड होता है, जिसको पाइवोट जॉइंट के तौर पर हम जानते हैं, वो पाइवोट जॉइंट है। और ये पाइवोट जॉइंट रोटेशन भी प्रोवाइड करता है और फ्लेक्सिबल्स भी रहते हैं, ठीक है। और ये पाइवोट जॉइंट हमारे बॉडी के अंदर 3 जगह पर देखने को मिलते हैं। एक तो हमारा नेक हो गया, फिर ये wrist हो गया, और ये एल्बो, ठीक है। जहाँ पर हमें ये जो पाइवोट जॉइंट है वो हमें जानने को देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट जो जॉइंट है वो है ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट का मतलब क्या है, दो बोनों की एक सरफेस होती है, और वही एक सरफेस पे वो खिसकता है, फिर वापिस आता है, खिसकता है, वो वापिस आता है। तो हमें ऐसे लगेगा ऐसा कहाँ पर पॉसिबल होता है। तो ज्यादातर हमें लगता है कि इट्स नॉट पॉसिबल, या फिर हमें ये पता नहीं होता। तो हमारी एंकल का जो जॉइंट रहता है, जिसका मैं आपको अभी बताऊंगा, तो ये एक ऐसा है जो ग्लाइडिंग जॉइंट के तौर पर काम करता है। और ये सारे जॉइंट एक इट्स अ टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट, जहाँ पर एक लुब्रिकेशन के तौर पर भी साइनोवियल फ्लूइड रहता है, और वो एक फ्लैट सरफेस पर रहता है, और वो हमें मूवमेंट के लिए हेल्प करता है। दूसरी कहाँ पर मिलता है, तो wrist के अंदर हमारी जो कलाइयां होती है वहां पर भी बहुत सारे छोटे छोटे जॉइंट रहते हैं, जो एक दूसरे के साथ एक दूसरे पर मूव होते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो कलाई है वो मुड़ सकती है, ठीक है। वो आगे मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो ये सारे जॉइंट्स होते हैं जहाँ पर ये होता है। तो एक देखो यहाँ पर एक एग्जांपल बताया गया है, ये तो वीडियो रन होता है तो आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कि जैसे ये जो कलर चेंज हुआ, रेडिश कलर में हो रहा है, वो सारे फाइबर्स हैं। और उसके पीछे यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि ये वाले जो दो बोन है जो स्पॉट में अभी दिख रहा होगा, ये दो बोन एक दूसरे पर स्लाइडिंग कर रहे हैं,
है ना। तो ये जब स्लाइड होता है तब हमारा मूवमेंट जो है वो अच्छे से होता है। तो अगर ये मूवमेंट अच्छे से नहीं होगा तो हमारी स्टिफनेस या पैरों में दर्द होना, ये सारा जो है वो वहां पर बढ़ता है। ठीक है। तो ये साइनोवियल फ्लूइड जो है, जो हमें बैलेंस प्रोवाइड करता है, उसके बारे में, साइनोवियल फ्लूइड के बारे में भी हम आगे डेफिनेटली बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन लेंगे। ठीक है। ओके। नेक्स्ट जो जॉइंट रहता है वो कैंडोलाइड जॉइंट है। और कैंडोलाइड जॉइंट भी एक बॉल एंड सॉकेट का ही टाइप है, लेकिन वो हाफ मूवमेंट देता है, फुल सर्कल रोटेट नहीं करता। और उसमें भी अ, बहुत कम अमाउंट में ये जो बोन होते हैं एक दूसरे के साथ मैच होते हैं। ठीक है। और टू एक्सियल उसका रोटेशन रहता है, जिसकी वजह से उसका मूवमेंट जो है वो हमारा जैसे आता है, जैसे हमारे यहाँ पर दिखाया गया है रिस्ट का जो मूवमेंट होता है वो, हम जो लोएस्ट्रल यहाँ नीचे से जो घूमता है, आगे जो बताया ये ऊपर वाला था, ये नीचे से जो घूमता है। ठीक है। ये जो हमारा पूरा मूवमेंट रहता है, ये वाला जो रहता है हमारा कैंडोलाइड जॉइंट जिसको हम, ठीक है। और वो साइड बाय साइड भी होता है, अप एंड डाउन भी होता है। तो ये साइड बाय साइड हो गया, ये अप एंड डाउन। तो ये कैंडोलाइड जॉइंट्स है जो हमें अप एंड डाउन एंड साइड बाय साइड मूवमेंट के लिए हमें हेल्प करते हैं। ओके। और उसके बाद जो है वो सैंडल जॉइंट। और ये सैंडल जॉइंट सिर्फ एक ही जगह पर पाया जाता है, जो हमारा थंब है ना, हड्डियों। जैसे मैंने बताया था, मैं आपको शो करूंगा। जैसे ये पूरा जो यहाँ से जॉइंट जो हुआ था वो हमारा कैंडोलाइट जॉइंट है। ठीक है। ये अपर वाले जो दो बोन थे उसके साथ में जो जॉइंट रहता है ये कैंडोलाइट जॉइंट है। और ये वाला जॉइंट जो सैंडल जॉइंट है, ठीक है, ये सैंडल जॉइंट जो है थम्स को मूवमेंट करने के लिए प्लेन सरफेस, टू प्लेन सरफेस पर वो वर्क करता है। और थंब को मूवमेंट करने के लिए आगे पीछे ऊपर नीचे मूवमेंट करने के लिए ये सैंडल जॉइंट है ये रहता है। और इसीलिए इसको सैंडल जॉइंट बोलते हैं। ठीक है। सैंडल की तरह उसका स्ट्रक्चर भी ऐसा जैसे यहाँ पर दिखाया गया इस तरीके से रहता है। वो अप एंड डाउन एंड फॉरवर्ड बैकवर्ड भी इसी कंडीशन में होता रहता है। स्लाइडली होता है, वो बहुत ज्यादा नहीं होने देते। ठीक है। तो ये सारे हमारे जॉइंट्स हैं। ठीक है। और ये सारे जॉइंट्स जो होते हैं वो मूवेबल होते हैं। तो उसके उसके लिए एक फ्लूइड होता है, साइनोवियल फ्लूइड होता है, जिसकी वजह से ये सारे मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से ये सारे जॉइंट्स को साइनोवियल जॉइंट्स के तौर पर भी माना जाता है। और वो जो जॉइंट्स के बीच में कैविटीज रहती है, जो जगह रहती है, वो ये लिक्विड से फुलफिल होती है, जो लुब्रिकेशन के तौर पर काम करती है। और मूवमेंट को अच्छा बनाने के लिए ये हमें ठीक है। ओके। तो ये जो जॉइंट्स मैंने बताए सारे जॉइंट्स के प्रॉब्लम्स होते हैं, है ना। हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं बिकॉज कि हमें कुछ ना कुछ जॉइंट्स में प्रॉब्लम्स है, कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं, या कुछ ना कुछ चैलेंजेस है, और जिसकी वजह से हम चाहते हैं कि उससे हमें छुटकारा, उससे हमें हमें बचना चाहते हैं। तो क्या क्या मैं जान सकता हूँ कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको जॉइंट्स का कुछ प्रॉब्लम है? तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो कि मुझे आर्थराइटिस है, मुझे रूमेटोइड आर्थराइटिस, या मुझे स्पॉन्डिलिटिस है, जो भी आपको प्रॉब्लम्स है। ओके। तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग हमारे साथ हैं जिनको कुछ ना कुछ ये प्रॉब्लम्स है। ठीक है। ની જોઈના અસહ્ય દુખાવામાં રાહત માટે ખોરાક કરવો પડતો ફેરફાર બતાવવા વિનંતી। ચોક્કસ रियलमी आपका नाम लिखेंगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं मेरे सेशंस में डेफिनेटली जो भी लोग नए हैं और जो भी लोग जो फर्स्ट टाइमर्स है, मैं सबको बताना चाहूंगा कि आज का मेरा मेरा पूरा सेशन जो है वो खत्म होते होते आपको बहुत सारी चीजें आपको पता चलेगी, जहां पर आप किस तरीके से अपने जॉइंट्स को हेल्दी रख सकते हो वो आपको पता चलेगा। ओके। रूमेटोइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, लिगामेंट ब्रेकिंग, यस, ममता ठक्कर जी लिख रहे हैं, साइटिका है किसी को, जयदीप जी। ओके, दैट्स ग्रेट। आप पूर्णिमा जॉइंट का प्रॉब्लम है, पूनम जी को। आई हैव अ जॉइंट पेन, रविता जी जॉइंट पेन है। मैं ऐसा नहीं है कि पूरा जो हमारा सेशन रहेगा वो मैं ही बड़बड़ करूंगा। तो मेरा इंटरेक्शन रहेगा आप सबके साथ, क्योंकि मुझे अकेले बात करना अच्छा नहीं लगता।
तो मैं आप सब लोगों से बातचीत करूंगा और वो बातचीत मेरी ये चैट बॉक्स के थ्रू रहेगी, ठीक है। तो जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं उन लोगों को चैट बॉक्स में एक्टिव रहना है ताकि मुझे लगे कि हम साथ में बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। और मैं भी आपका रिप्लाई जो भी है वो पढ़ रहा हूँ, और यहाँ पर मुझे भी हिरल उपाध्याय जी जिन्होंने आर है पॉजिटिव लिखा है, वो पॉजिटिव है, ग्रेट। नी फ्रैक्चर ऑफ पटेला, ओके। प्रकाश भाई को फ्रैक्चर है और सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, मेरा लिगामेंट क्रैक था 2 साल पहले, ओके। ओके ग्रेट। मुझे शोल्डर में पेन हो रहा है, ओके। डॉक्टर सुपरिया जी है, जॉइंट प्रॉब्लम है, लो बैक पेन, ओके। बैक पेन है नंबर 3 5 में, ओके ग्रेट। बिकॉज ऑफ दैट बैक पेन, ओके ग्रेट। ગાદીમાં નુકસાન થયું છે, પારુલજી लिखे है। अगर आप गुजराती में लिखोगे तो भी चलेगा, आई कैन रीड गुजराती ऑल्सो और आई कैन रीड इंग्लिश, हिंदी एंड मराठी मुझे नहीं आती और तमिल नहीं आती, है ना। तो इसके अलावा आप ये तीनों में से कुछ भी लिखोगे तो मुझे पता चलेगा, ओके। मेरी मम्मी घुटने जल्दी जल्दी गयो छे, ओके। घुटने में प्रॉब्लम है, घुटनों में दर्द है, ओके। जॉइंट पेन, बैक पेन। I am Anjali. I have a back pain. Yes, Anjali ji, welcome to our joint health workshop. And knee pain when I shit too much. Okay, ज्यादा बैठने तब उनको knee pain होता है. Okay, arthritis, autoimmune problems था आजकल. लिगामेंट सर्जरी हुई है, लिगामेंट ऑपरेट किया हुआ है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, नी पेन था. ओके ग्रेट विद्या राजपूत, ग्रेट विद्या जी, वेलकम. रिस्ट एंड नी पेन है, ओके। विंटर में, बरसात के मौसम में स्वेलिंग ओके हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है सविता जी को. रोनक पटेल बैक पेन, ओके दैट्स ग्रेट. ओके चितना परमार, ओके ग्रेट. मुझे पैरों में पेन है, ओके ग्रेट. अर्डोस, हाय अर्डोस, अर्डोस जी है हमारे साथ, वेलकम. और गोल्फर एल्बो, ओके. मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हस्बैंड को बैक पेन, नी पेन, सर्वाइकल, ओके. मुझे बैक पेन, ओके. मैं ये सब लिखवाने का मेरा दूसरा एक रीजन भी है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा. कमर मणकानी तकलीफ છે, लोअर बैक पेन છે, ओके. घुटने का दर्द है, नी पेन, कमर का वो उषा बेन, एंकल पेन. तो ज्यादातर लोगों को आपने यहाँ पर देखा होगा, एक तो लिगामेंट का प्रॉब्लम है जो फट जाता है, रप्चर हो जाता है, उसके बारे में हम डेफिनेटली बात करेंगे. नी प्रॉब्लम ज्यादा है लोगों को, ठीक है, और बैक पेन लोगों को ज्यादा है, ठीक है. ये थ्री थिंग्स आई हैव नोटिस दैट इन ये सारे जिन्होंने लिखा उन सब में ये सारे चैलेंजेस जो है वो सबसे ज्यादा और सब लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है. साइटिका पेन, ओके. नी घसाई गयो છે, ग्रेट. रनक पटेल बैक पेन, मुझे कमर में दुखाव, डिक्शन प्रॉब्लम, लिगामेंट्स, ओके दैट्स ग्रेट ग्रेट. पटेल लक्ष्मी जी, वेट लॉस क्यों करना है ना, डॉक्टर ने बोला है वेट लॉस करने के लिए, ओके. बाय वी हर्ड वॉइस फ्रॉम लेग जॉइंट समटाइम्स, ओके. लेग में जो जॉइंट्स में आवाज होती है, बहुत अच्छा. यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है नितिन अंकल परिता जी ने, ठीक है. तो बहुत ही मैं इसका भी आपको आंसर बताऊंगा. व्हाई वी हैव अ साउंड इन लेग जॉइंट्स, है ना. कभी कभार होता है ना हमारे नी में से हम जब चलते तो कड़क 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 करके आवाजें आती है, ठीक है. तो व्हाई इट हैपन वो भी मैं आपको यहाँ आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा. ओके बी12 कमी से, ओके ग्रेट. नेक पेन है, दीपिका खत्री, लेफ्ट साइड नी पेन, ओके ग्रेट. बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, तो मतलब आप मेरे साथ एक्टिव हो और सब लोग मेरे को सुन भी रहे हो, राइट. दैट्स ग्रेट, अमेजिंग. तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये सारे प्रॉब्लम्स में ये प्रॉब्लम्स तो लिखे, मैं भी मेरे ओर से शेयर कर देता हूँ, कुछ रह गया है तो. बैक पेन में मल्टीविटामिन, ओके. यहाँ पर मैं ओके, अच्छा अच्छा, ઓકે ગ્રેટ. પગના પંજાની તકલીફ હતી પણ હવે નથી, ઓકે. નમસ્તે સર, મને ગોઠણનો દુખાવો તેમજ શોલ્ડર પેન રહ્યા કરે છે, ઓકે. दमयंती नारा, ओके. दमयंती जी डेफिनेटली आपका आज पूरा सेशन जब तक देखोगे एंड ऑफ द सेशन यू विल
find the solution. Okay, that's great. Thank you so much for participating in chat box. बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि आप मेरे साथ हो. तो हमारे जॉइंट्स में जो भी प्रॉब्लम होती है उसमें सबसे पहला आर्थराइटिस होता है. ये एक कंडीशन है, ग्रुप कंडीशन है, जहाँ पर इन्फ्लेमेशन भी होता है, हमारा जॉइंट जो है वो स्टिफ भी हो जाता है, और स्वेलिंग डिफिशिएंसी भी आ जाती है. ये सारी कंडीशन जो है वो आर्थराइटिस में होती है. रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो एक ऑटो इम्यून डिजीज है, जहाँ पर मल्टीपल जॉइंट्स में ये होने की पॉसिबिलिटी हो जाती है, और हमारे ही सेल हमारे सेल्स को डैमेज कर देते हैं. ऑटो इम्यून जिसको बोला जाता है, ये होता है. फिर एक्टिनोस्पॉन्डिलाइटिस होती है, जो हमारे समझ लीजिए कि स्पाइन है ना, स्पाइन में रहता है कंटिन्यूसली. हमें मोबाइल पर या लैपटॉप पर या कोई स्टीविंग मशीन पर काम करता है, तो उसको स्पॉन्डिलाइटिस होने की पॉसिबिलिटी जो है वहां पर बढ़ जाती है, जहां पर इन्फ्लेमेशन ज्यादा होता है, जॉइंट का इन्फ्लेमेशन, और लिगामेंट जो होते हैं वो रप्चर हो जाते हैं. फिर लैम्पस है. लैम्पस भी एक ऑटो इम्यून कंडीशन है, जहां पर जो जॉइंट पेन और स्टिफनेस, ये दोनों बढ़ जाते हैं. मतलब जॉइंट का पेन बढ़ता है ड्यू टू द स्टिफनेस, ये जो मूवमेंट होनी चाहिए वो नहीं. फिर होती है बराइटस. बराइटस में क्या होता है, जो छोटी छोटी, समझ लीजिए कि सेक्ट, जिसको हम कोथड़ी गुजराती में कहिए, छोटी छोटी जगह होती है जहां पर फ्लूइड भरा रहता है, जो कुशनिंग का काम प्रोवाइड करता है, वहां पर सूजन सी आ जाती है, जिसकी वजह से ये होता है, जिसको बराइटिस कहते हैं. फिर डिसलोकेशन हो जाता है ना. शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है कई बार, और किसी को बार बार होता है डिसलोकेट, या फिर पैर डिसलोकेट होता है, वो खींच के फिर जो ऑर्थोपेडिक होते हैं वो बिठा देते हैं. ठीक है. फाइब्रोमाइल्जिया होता है, जहाँ पर ये क्रॉनिक कंडीशन, मतलब बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है मसल्स में, और बोन में हमें पेन जो है होता हुआ देखने को मिलता है. फिर सोराइटिक आर्थराइटिस होती है, जो सोराइसिस होता है, जिसको भी एक स्किन प्रॉब्लम है सोराइसिस, और वो सोराइसिस जब जॉइंट तक पहुंच जाता है, तो ये सोराइटिक आर्थराइटिस होने की पॉसिबिलिटी जो सोराइसिस वाले पेशेंट रहते हैं उनमें बढ़ जाती है. ठीक है. और यहाँ पर मैं डिसलोकेशन कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ. ये जैसे ये वीडियो में दिखाया गया, ये स्लाइडली लेफ्ट हो जाता है. जो ये फाइबर्स होते हैं जिसके बारे में हम जानेंगे, और यहाँ के जो फाइबर्स रहेंगे वो अच्छे से उसको जकड़ नहीं पाते, या उसका मूवमेंट जो है वो अच्छे से नहीं होता, या फिर वो फ्लेक्सिबल ज्यादा हो जाते हैं, तब ये जो डिसलोकेशन है वो होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है. ठीक है. तो कुछ भी चीज ज्यादा अच्छी नहीं होती. फ्लेक्सिबिलिटी भी अगर ज्यादा हो तो डिसलोकेशन का प्रॉब्लम जो है वो बढ़ सकता है. कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जहां पर जिसकी वजह से जॉइंट प्रॉब्लम होते हैं, जैसे कोई इन्फेक्शन हो गया, और वायरल इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से जॉइंट में पेन होने की पॉसिबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है. कुछ इंजरीज होती है, जैसे कि फ्रैक्चर हो गया. ठीक है. या फिर कई कबार एक्सीडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से बोन को क्रैक हो जाते हैं, और वहां पर सर्जरीज वगैरह करनी होती है, जिसकी वजह से इसकी वजह से भी जॉइंट पेन होने की कंडीशंस होती है. कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जैसे कि गाउट, यूरिक एसिड, जो हमारे टो, हमारा पैरों का जो थंब रहता है ना, वहां पर सूजन सी आ जाती है, वहां पर यूरिक एसिड खींचे आ जाता है. तो ये जिसको हम गाउट के तौर पर जानते हैं, तो ये एक कंडीशन है जो हमें जॉइंट में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो कर सकती है. फाइब्रोमाइल्जिया और बराइटिस के बारे में हमने जाना, और ऑस्टियोआर्थराइटिस होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, जहाँ पर स्वेलिंग्स हो, हमारे जॉइंट के आसपास में जो स्वेलिंग्स ज्यादा देखने को मिलता है, और जॉइंट में पेन जो है वो बढ़ता रहता है. और ये किसी भी एज में हो सकता है, इसकी कोई एज फिक्स नहीं है. अगर हमने हमारी एज नहीं है, मतलब कम एज वाले, फिर भी ये ऑस्टियोआर्थराइटिस होने की पॉसिबिलिटी जो है वो वहां पर जो है वो बढ़ती है. ठीक है. और ऑस्टियोपोरोसिस भी होता है. ऑस्टियोपोरोसिस में कैल्शियम जो है वो लॉसिस हो जाते हैं, और कैल्शियम लॉसिस होने की वजह से क्या होता है, वो बर्ड हो जाते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं, और तुरंत ही ब्रेक डाउन हो जाते हैं. तो बहुत सारी बार ऐसा किसी को देखने को मिलता है जिसको फ्रैक्चर्स अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगर किसी किसी ने गलती से जोर से हाथ भी रख दिया ना तो भी फ्रैक्चर ऐसा होता है. मैंने देखा था हमारे सिचुएशन. तो ये होने की पॉसिबिलिटी ये कंडीशन में होती है. फिर जैसे अभी किसी ने बताया था कि पैरों में जैसे कड़क कड़क आवाज आती है. ठीक है. तो ये कंडीशन होती है जहां पर लुब्रिकेशन कम होने की वजह से
मैं लुब्रिकेशन के बारे में आगे का पार्ट है मेरा, मैं इसका आपको सही से पता चलेगा। नी में से आवाज क्यों आती है ना, उसका एक वीडियो भी शायद मेरे पास है, तो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा। तो एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं, और जो ये इसके ऊपर एक पोर्शन रहता है नी के ऊपर, जो टच करने लगता है और जहां से आवाज आती है। दूसरा रीजन ये भी होता है कि एयर चेक हो जाती है, जैसे हवा होती है, एयर होती है, और वहां आवाज आती है, जैसे दरवाजे में से मतलब कोई छोटा सा होल रह गया हो जहाँ से एयर सर्कुलेशन रहता है, तो आवाज क्रिएट होती है। तो उसी तरीके से जब हम चलते हैं, वो एयर की वजह से भी आवाज क्रिएट होती है। और एयर क्यों आ जाती है? बिकॉज कि जो लिक्विड मतलब फ्लूइड जो हमारे जॉइंट के बीच में होना चाहिए, वो कम होता है, ठीक है, उसकी वजह से। तो ये सारे प्रॉब्लम्स, ये जॉइंट्स की प्रॉब्लम्स की मैं जड़ की बात करूं, तो वो सारे होते क्यों है? क्योंकि जॉइंट्स जिससे भी बना होता, जिस चीज से भी बना होता है, उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, और उसकी वजह से जॉइंट्स रिलेटेड चैलेंजेस हमें बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये सवाल आएगा कि ये जॉइंट्स है वो बने किस चीज से होते हैं? तो हमें तो यही पता है, दो हड्डियां एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होती है, और वो उसको ज्वाइंट बोलते हैं। तो वो एक दूसरे के साथ ज्वाइंट नहीं होती, ज्वाइंट लिखा है मतलब जुड़ नहीं जाती, ज्वाइंट है, राइट। तो ये समझना है कि ये एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे से टच नहीं है, फिर भी एक दूसरे के साथ रहकर किस तरीके से काम करती है, ऐसा क्या कंडीशन है, या वो किस चीज से बना होता है जिसकी वजह से ये एक दूसरे के साथ अच्छे से काम करे। तो सबसे पहला बोन नेसेसरी रहता है जॉइंट के लिए। दूसरे मसल्स रहते हैं, ठीक है, ये मसल्स एक दूसरे के साथ अच्छे से मूवमेंट करने के लिए चाहिए। फिर कार्टिलेज होती है, कार्टिलेज रहती है, लिगामेंट्स रहते हैं, टेंडन्स रहता है, साइनोवियल फ्लूइड रहता है, एंड ब्रोसिस रहता है, ठीक है। तो ये चीजें जब इकट्ठा होती है तो एक जॉइंट बनता है। और उसका मैं एग्जांपल के तौर पर हम नी का एग्जांपल देंगे, और नी के एग्जांपल से हम समझेंगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये सारी जगह पर अवेलेबल, सिर्फ मैं नी शो कर रहा हूँ उसका मतलब ये नहीं रहेगा कि सिर्फ नी पर ही है, लेकिन जितने भी जॉइंट्स है उसमें ये सारी चीजें अवेलेबल है, ठीक है। तो मेक श्योर कि आपके दिमाग में सिर्फ नी नहीं रहे, अपने शोल्डर में भी यही कंडीशन होती है, अपने एल्बो में भी यही कंडीशन होती है, और अपने वृष्ट में भी यही कंडीशन है, ठीक है। तो सबसे पहले बोन के बारे में जानते हैं कि बोन क्या है। तो बोन हड्डियां, हम सब लोग उसके बारे में जानते हैं, वो एक दूसरे के साथ आती है और एक जॉइंट फॉर्मेशन करती है, और वर्क अच्छा, काम अच्छा करने के लिए। तो जो बोन होता है वो कैसे, किससे बना होता है? तो सबसे ज्यादा हमें पता है बोन इज कैल्शियम, बोन इज रिलेटेड टू कैल्शियम। अगर आपकी हड्डियां जो है अगर अच्छे से वर्क नहीं कर रही या कुछ भी है, तो हम वहां पर जाएंगे अपने कैल्शियम पे। अगर हड्डियां में प्रॉब्लम है तो हमें कैल्शियम लेंगे। लेकिन सिर्फ कैल्शियम नहीं, उसके साथ साथ मिनरल, कोलाजन एंड प्रोटीन, इन सारी चीजों से बोन जो है वो बनता है, ठीक है। जो कोलाजन है वो क्या करता है, मिनरल्स और कैल्शियम को इनकॉर्पोरेट करता है हड्डियों के अंदर, और एक फ्रेमवर्क जो है वो पूरा डिजाइन करता है। मिनरल जो है वो हड्डियों को स्ट्रांग बनाता है, मजबूत जिसको बोलते हैं, स्ट्रांग बनाता है। मिनरल जैसे कैल्शियम वगैरह हो गया, वो स्ट्रांग बनाता है। एंड जो कोलाजन है वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है टू रेजिस्ट ब्रेकिंग। अगर कभी भी हमें जर्क लगता है या फिर प्रेशर आता है, ठीक है, स्लाइट प्रेशर, जैसे अभी हमने प्रेशर दिया है ना, तो हड्डियां जो होती है वो स्लाइटली फ्लेक्सिबल होती है, जिसकी वजह से वो जल्दी से टूट नहीं जाती, ब्रिटल नहीं, ठीक है। तो ये कोलाजन भी हड्डियों के साथ जुड़ा होता है, जो उसको फ्लेक्सिबिलिटी, स्लाइट फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। उसके बाद होता है कार्टिलेज, ठीक है। तो कार्टिलेज का काम क्या है? कार्टिलेज जो होता है वो फ्रिक्शन जो हमारे जॉइंट्स में होते हैं उसको प्रिवेंट करता है। जैसे यहाँ पर बताया, जॉइंट्स के ही मतलब नी पर ही बताया गया कि ये जो जॉइंट्स है उसके अगल बगल में चिपका हुआ रहता है, उसके साथ, डी के साथ, ऊपर नीचे दोनों, जिसकी वजह से जब ये मूवमेंट होता है तो दो हड्डियां एक दूसरे के साथ घिस न जाए, ठीक है। ये कार्टिलेज वहां पर रहती है, और उसके अंदर स्पेशल कॉन्ड्रोसाइट्स नाम के सेल्स रहते हैं, जो एक
लिक्विड प्रोवाइड करते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर लिक्विड प्रोवाइड करते हैं जो कोलाजन फाइबर से, प्रोटोग्लाइकन से और इलास्टिन फाइबर से बना हुआ होता है। ठीक है। और ये जब कार्टिलेज होती है ना, यहाँ पर ब्लड वेसल्स नहीं होती, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई ये कार्टिलेज में प्रोवाइड नहीं होता, जिसकी वजह से न्यूट्रिशन वहां पर अच्छे से नहीं पहुंचते। और जब भी कार्टिलेज घिस जाती है या प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वहां पर डॉक्टर सजेस्ट करते हैं सर्जरी, कि आप में वो मावा जो होता है ना, बहुत सारी बार गुजराती में, कि मावो पति गयो छे, घुटन नो मावो घसाई गयो छे, घुटन घसाई गया है ना, ऐसा हम सुनते हैं। तो ये जो नी होता है, उसके अगल बगल में जो कार्टिलेज होती है वो घिस जाती है, जिसकी वजह से बोन जो है एक दूसरे के पास में आ जाते हैं, और जब हम चलते हैं, मूवमेंट होती है, तो वहां पर हमें पेन होता है, सिंपल। लेकिन ये जो कॉन्ड्रोसाइट्स मैंने बताया, उसके अगल बगल में एक पेरिकॉन्ड्रियम करके सेल्स रहते हैं। वो सेल्स क्या करते हैं, ये सेल्स जो है जो न्यूट्रिएंट को डिफ्यूज करते हैं कार्टिलेज के अंदर। ये काम पेरिकॉन्ड्रियम, ये कार्टिलेज जो है उसके अंदर न्यूट्रिशन को अलाउ करता है, लेके जाता है ये पेरिकॉन्ड्रियम। ठीक है। और ये पेरिकॉन्ड्रियम बहुत ही अच्छे से काम करता है, कोर तक पहुंचाने का ये काम करता है। दूसरी चीज, जो मटेरियल जैसे मैंने बताया, इलास्टिक फाइबर हो या कोलाजन मैंने बताया या प्रोटोग्लाइकन है, ये जो कार्टिलेज रहता है उसको क्या करता है, ये वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से उसका शेप जो यहाँ पर दिखाया गया है वो अच्छे से मेंटेन रहे। उसकी जो प्रॉपर्टीज है, मतलब स्मूथनिंग वगैरह या फ्रिक्शन नहीं होने देना, कुशनिंग का काम है, तो ये अच्छे से करता है। ठीक है। तो इसीलिए भी पानी जो है वो बहुत ही मैटर करता है हमारे बॉडी के लिए। वो इनफ अमाउंट ऑफ वाटर अगर हमारे बॉडी में नहीं रहेगा, तो भी ये प्रॉब्लम होने की पॉसिबिलिटी ज्यादातर होती है, जॉइंट्स प्रॉब्लम पर्टिकुलरली। ठीक है, ये नीका हो गया, या फिर हमारा जब हम मूवमेंट होती है, जहां पर जैसे अभी बहुत सारे ने बताया कि मुझे wrist में पेन है, या फिर उंगलियां में पेन रहता है, या एल्बो पेन करता है, राइट, या फिर शोल्डर पेन करता है, मूवमेंट में जब पेन होता है, तो इट्स ड्यू टू लैक ऑफ वाटर। जब हम पानी अच्छे से नहीं पियेंगे, वो एब्जॉर्बेंस नहीं आएगा, एब्जॉर्बेंस नहीं होगा तो कार्टिलेज जो है वो धीरे धीरे करके सूख जाएगी, या तो फिर वो कम, राइट। कार्टिलेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अवर जॉइंट। ओके, बहुत हमें इसका ये चाहिए। तो उसके लिए ये कार्टिलेज को बेहतरीन बनाने के लिए हमारे फूड, हम जो भी खाना खाते हैं उसमें विटामिन सी, डी, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर, ये सारी चीजें इनफ अमाउंट पे अगर होगी, तो क्या होगा, अच्छे से काम हो पाएगा। जैसे विटामिन सी के बारे में जाने कि विटामिन सी क्या करता है, कोलाजन को प्रोड्यूस करने के लिए हेल्प करता है, प्रोटीन को बनाने के लिए हेल्प करता है, टेंडन्स, लिगामेंट्स को करने के लिए हेल्प करता है, ब्लड वेसल्स के लिए विटामिन सी जरूरी रहता है। फिर विटामिन सी जो है जब डैमेज होता है हमारा लिगामेंट्स, जैसे अभी कार्टिलेज की बात कर रहे हैं पर्टिकुलर, तो पर्टिकुलरली कार्टिलेज जब डैमेज होती है, तो उसका रिपेयर के लिए, हीलिंग के लिए, जल्दी से हील हो जाए, उसके लिए विटामिन सी जो है अपने बॉडी में इनफ अमाउंट में होना बहुत जरूरी है। विटामिन डी जो कैल्शियम के एब्जॉर्बर्स के लिए तो जरूरी है ही, लेकिन ब्लड सर्कुलेशन के लिए, है ना, ब्लड का अच्छे से सर्कुलेट हो पाए, उसके लिए भी विटामिन डी की जरूरत रहती है। कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का एब्जॉर्बेंस के लिए भी विटामिन डी जो है वो जरूरी होता है। ठीक है। तो उसके लिए भी ये चाहिए। ओके। और जिंक एंड मैग्नीशियम जो है वो नॉर्मल बोन की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जरूरी है, और कनेक्टिव टिश्यू को मेंटेन करने के लिए कॉपर जो है वो जरूरी है। उसके बाद जो है वो लिगामेंट्स है। लिगामेंट्स जैसे ये बताया गया, फाइबर लाइक, रोड लाइक स्ट्रक्चर रहता है, इलास्टिक बैंड रहता है, ये कनेक्टिव टिश्यू है। और कनेक्टिव टिश्यू कोलाजन एंड इलास्टिक फाइबर से बना हुआ होता है लिगामेंट। ठीक है। और ये लिगामेंट में टू टाइप्स रहते हैं, एक व्हाइट लिगामेंट होता है और एक येलो लिगामेंट होता है। व्हाइट लिगामेंट जो होता है वो कोलाजन फाइबर को उसमें होते हैं जो स्ट्रेडी, मतलब एक स्ट्रांगनेस प्रोवाइड करता है, वो मूवेबल नहीं होते। येलो लिगामेंट्स होते हैं जो इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, वो टफ स्ट्रांग तो होते ही है, साथ साथ में वो इलास्टिक स्थिति भी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। और ये लिगामेंट्स जो है वो डिफरेंट साइज एंड शेप्स में रहते हैं, लेकिन एक स्ट्रक्चर रहता है, रोप लाइक कॉर्ड होता है, या फिर बॉन्ड समझ लीजिए, या फिर अपना फाइबर्स रहते हैं,
है ना, दूरोजेनिक, ये दूरोडू कहिए, है ना, जो उसके टाइप का उसका स्ट्रक्चर जो है वो रहता है। और यहाँ पर ये लिगामेंट्स में भी ब्लड सप्लाई बहुत पुअर रहता है, इसलिए जब ये डैमेज हो जाते हैं तब उसको हीलिंग के लिए, रिपेयर के लिए एक्स्ट्रा चीजों की जरूरत यहाँ पर रहती है, हमें डिमांड करनी रहती है, ठीक है। और मसल्स के थ्रू उसका रिपेयरिंग होता है। तो ये लिगामेंट्स के लिए क्या क्या चाहिए? विटामिन डी के बारे में तो हमने जाना, जो हमें योगर्ट में से, कीवी में से, सिट्रस फूड में से, मतलब खट्टे फ्रूट जो भी रहेंगे उसमें से विटामिन सी हमें इनफ अमाउंट में मिलेगा, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स में मिलेगा। विटामिन बी जो है वो ज्यादातर हमें सनलाइट जब हम लेते हैं तो अपना बॉडी ही खुद ही बनाता है सनलाइट के थ्रू, ठीक है। तो वहाँ विटामिन डी हीलिंग प्रोसेस के लिए, लिगामेंट्स के हीलिंग प्रोसेस के लिए चाहिए, तो विटामिन डी हमारे में अच्छे से होने चाहिए। अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है तो भी ये लिगामेंट्स जो है वो फट जाते हैं, टीयर होने की पॉसिबिलिटी वहां पर बढ़ जाती है, बिकॉज कि इसका हीलिंग प्रोसेस विटामिन डी से होता है, अगर वो नहीं होगा तो वो टीयर हो जाता है, ठीक है। तो जब शोल्डर पेन होता है वहां पर भी लिगामेंट्स रहते हैं, अगर वो भी टीयर हो गए तो वहां पेन करेगा। अगर आपकी नी पर ज्यादा प्रेशर आ रहा है, वहां पर लिगामेंट्स टीयर हो गए तो वहां पेन, ठीक है। जिंक उसके साथ साथ चाहिए, जो कोलाजन का सिंथेसिस मतलब बनाने के लिए, और जब हमें घाव लगता है तो उसको हीलिंग प्रोसेस के लिए जिंक जो है वो हमें चाहिए, ठीक है। उसके बाद ओमेगा 3 है। ओमेगा 3 इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए और जो समझ लीजिए कि हीलिंग है उसको बढ़ावा देता है, जल्दी से हील करने के लिए ये जरूरी है, ठीक है। उसके बाद टेंडोन्स होता है। टेंडोन्स भी एक थिक टफ बेंड मटेरियल है, कनेक्टिव टिश्यू है, जो अपनी हड्डियों और मसल्स के बीच का जॉइंट जो है उसको टेंडोन्स बोलते हैं, जो यहाँ पर दिखाया गया है उसी तरीके, ठीक है। और ये टेंडोन्स जो होते हैं, जिस जो कोलाजन से बने होते हैं मोस्टली, और इसके अंदर ब्लड वेसल्स भी होते हैं और नर्व भी होती है, जिसकी वजह से सेंसेशन जो है वो उस तक पहुंचते हैं, उसके बाद का काम जो है वो ये टेंडोन संभालते हैं, ठीक है। जैसे हमने माइंड से कमांड दिया पैर उठाने का वगैरह, तो ये नव तक पहुंचता है और वहीं से वो काम करता है, ठीक है। तो अगर टेंडोन्स जो है वो वीक हो गए या कम हो गए तो डेफिनेटली हम अच्छे से अपना मूवमेंट जो है वो नहीं कर पाएंगे, स्पीडी चलना या फिर स्ट्रांगनेस जो है वो नहीं आती, कॉन्फिडेंस चलने का कई बार चला जाता है, तो ये इसकी वजह से होता है, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर फाइबर ऑप्टिकल केबल्स जो आते हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल, उसके जैसा इसका स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलता है। इसी तरीके से रहता है जब ये रप्चर्ड होते हैं। यहाँ पर एक सेशन बताया गया है कि जब इनफ इसकी स्ट्रेंथ नहीं होती तो इस तरीके से वो रप्चर्ड भी यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। ओके, उसके लिए विटामिन सी डी तो चाहिए ही, लेकिन कॉपर एंड जिंक का इस्तेमाल अगर हमने फूड में ज्यादा किया तो ये हो सकता है। उसके साथ साथ जो ये लिगामेंट है उसके लिए एमिनो एसिड्स चाहिए, जो टेंडोन्स को हील करने के लिए बहुत ही यूजफुल है एमिनो एसिड्स। एक मैग्नीशियम आता है और एक मैंगनीज है, ये दोनों डिफरेंट, मैग्नीशियम और मैंगनीज। जो मैंगनीज है नट्स, लेग्यूम्स, सीड्स वगैरह में से हमें ज्यादा मिलता है, ग्रीन लिफी वेजिटेबल में से, ये टेंडोन्स को हील करने के लिए जरूरी रहता है। ओमेगा 3 जो वॉलनट में से मिलता है या सैलोमिन्स में से मिलता है, तो ये जो ओमेगा 3 है वो वहां पर हमें हेल्प करता है। विटामिन ए जो लीवर में पाया जाता है, कैरोट में से, स्वीट पोटेटो में से, स्पिनच में से, एप्रिकॉट ब्रोकली में से मिलता है, तो वो भी टेंडन्स को हील करने के लिए जरूरी रहता है। उसके साथ साथ सल्फर, जो क्रूसिफरस वेजिटेबल्स रहते हैं, जहाँ पर ब्रोकली हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, ये सारी चीजों का इस्तेमाल, ब्रसल्स स्प्राउट हो गए, राइट, तो इस सारी चीजों का इस्तेमाल जो है हमें बढ़ाना है। गार्लिक हो गया, ओनियन हो गया, वो सारी चीजों का इस्तेमाल जो है वो हम यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद है साइनोवियल फ्लूइड, जो जॉइंट्स के बीच में गैप रहता है वो पूरा जो होता है वो साइनोवियल फ्लूइड से भरा रहता है, और जो कुशनिंग का काम करता है और एक दूसरे के साथ जो घर्षण होता है ना, तो वो नहीं होने देता। और ये साइनोवियल फ्लूइड में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि ब्लड प्लाज्मा, जो हमारा ब्लड होता है उसका लिक्विड पार्ट जो होता है, जिसको हम ब्लड प्लाज्मा बोलते हैं, जो इसके अंदर होता है। और वो क्या, उसमें एक प्रोटीन रहता है, जो प्रोटीन्स ये ब्लड प्लाज्मा को सही से रखने के लिए, जो साइनोवियल फ्लूइड उसकी थिकनेस को मेंटेन करने के लिए
ये ब्लड प्लाज्मा जो है वो जरूरी रहता है। फिर हाइलुरोनिक एसिड इसके अंदर होता है, जो साइनोवियल फ्लूइड उसकी थिकनेस को बरकरार करता है, जिसकी वजह से लुब्रिकेशन, मतलब समझ लीजिए कि जैसे ऑयल हो गया है जो एकदम चिपचिपा रहता है ना, जिसकी वजह से वो बहुत सही वे में मूवमेंट जो है वो अच्छे से हो पाता है। तो ये हो गया पानी का पार्ट भी उसमें रहता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट रहते हैं, मैक्रोमोलेक्यूल्स मतलब बड़े बड़े जो पार्ट्स रहते हैं वो रहते हैं, लुब्रिशियन रहता है, एग्रीशियन, ल्यूरोनिक एसिड रहता है, ग्लूकोजामाइन जो पर्टिकुलरली साइनोवियल फ्लूइड को मेंटेन करने के लिए और उसको बरकरार रखने के लिए चाहिए, वो ग्लूकोजामाइन ज्यादातर डॉक्टर भी ये ग्लूकोजामाइन सप्लीमेंट सजेस्ट करते हैं। तो ये ग्लूकोजामाइन भी है जो डेफिनेटली अपनी साइनोवियल फ्लूइड को मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है। प्रोलैक्टिन एक ग्रोथ हार्मोन है जो साइनोवियल फ्लूइड का ग्रोथ जैसे यूज होता है, खत्म होता है, दूसरा नया बनाना, ठीक है, तो उसके लिए भी ये प्रोलैक्टिन यूजफुल होता है। फिर ब्लड प्लाज्मा में जो भी प्रोटीन बनता है, कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो हमारे अंदर बनते हैं, वो यहाँ पर जरूरी होते इसके अंदर होते हैं, और साइनोवियल फ्लूइड के अंदर होते हैं जो हमें यूजफुल होते हैं, ठीक है। Great. उसके बाद ये साइनोवियल फ्लूइड जो है उसको, उसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए या अच्छा रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड का इस्तेमाल जो है हमें अच्छे से करना चाहिए, जो फ्लैक्स में से जैसे बताया वहां से मिलता है। फिर डार्क लिफी जो वेजिटेबल्स होते हैं ना, पत्ते वाले सब्जियां, वो उसका इस्तेमाल हमें ज्यादा करना चाहिए। फिर करक्यूमिन जो टर्मरिक मतलब हल्दी रहती है ना, वो बहुत सही रहता है। और जब हम गिर जाते हैं या फिर हमें घाव लगता है, चोट लगता है, बैठो मार भाग्यो से कही, राइट, तो वहां पर बुजुर्ग लोग ये हल्दी का लेप लगा देते थे, गर्म करके हल्दी का लेप लगा देते थे। तो ये इसलिए कि जो साइनोवियल फ्लूइड जो इम्बेलेंस हुआ होता है, क्योंकि बोन तो प्रॉब्लम्स नहीं होगी जब हम नॉर्मल चोट लगती है, बिकॉज कि वहां पर सारा प्रेशर जो है वो ये साइनोवियल फ्लूइड और लिगामेंट्स जो है वो बेयर कर लेते हैं, सबसे ज्यादा साइनोवियल फ्लूइड। तो ये जब हल्दी लगाते हैं तो हमें अच्छा हो जाता है। और उसके साथ साथ एंटीऑक्सीडेशन प्रोसेस हमारे बॉडी में अच्छी होनी चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट फूड जो है हमें इंटेक ज्यादा करनी चाहिए, जैसे ग्रीन टी हो गया, गार्लिक ओनियन हो गया, बेरीज हो गई, ये सारे नट एंड सीड। तो ये सारी चीज क्या करेंगे, साइनोवियल फ्लूइड का प्रोडक्शन भी बढ़ाएगा और उसको अच्छा रखने के लिए हेल्प करेगा। उसके बाद जो है वो ब्रसिस है, जो अ, समझ लीजिए कि बहुत ही टाइनी फ्लूइड जगह रहती है, जो बोन और टेंडोन्स के बीच की जगह रहती है, जिसका फ्रिक्शन जो है वो कम करने के लिए हमें हेल्प करती है। तो उसके लिए ये ब्रशिस जो है ये हेल्प करता है, ठीक है। तो ये सारे मैंने बताया कि जब इस तरीके से हम उसको हेल्प करेंगे तो डेफिनेटली हमें अच्छा, हमारे जॉइंट्स को हम मेंटेन कर सकते हैं। तो क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किस वजह से क्या होता है, वो सारी चीजें मैंने आप सबके साथ यहाँ पर शेयर किया। बहुत ही बेसिक था। और अगर आप यहाँ पर कोई सवाल है किसी के मन में, तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हो, या तो फिर हमारी कम्युनिटी के साथ जुड़ने के बाद बहुत सारे लोग रहेंगे जिनको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिला है अपने जॉइंट के अंदर, हेल्थ के अंदर, ठीक है। तो अगर आपके मन में कोई सवाल है तो डेफिनेटली आप चैट बॉक्स में शेयर कीजिए। हम आपका भी चैट बॉक्स में भी हम ख्याल रखते हैं और डेफिनेटली बात करेंगे, ओके। और मैं जानना चाहता हूँ कितने लोग हमारे साथ ऐसे हैं जिनको हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करने के बाद उनके जॉइंट में कुछ न कुछ इश्यूज हुआ करते थे और अभी उनको बेनिफिट मिला है ना, अच्छा वाला बेनिफिट मिला है, जो आप शेयर करना चाहते हो हमारे, है ना। तो कंपनी, हमारा जो कम्युनिटी है उसका बेनिफिट क्या क्या हो सकता है कम्युनिटी के साथ आने के बाद, राइट। तो बहुत शॉर्टली और बहुत क्विकली हम यहाँ पर जाएंगे मयूरी जी के पास। उनको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है, वीडी जी है, उनको भी अनम्यूट का Yes, रिक्वेस्ट sir. भेजा है। यस, Sir, I'm गुड audible? मॉर्निंग मयूरी Yes, जी। sir. यस, Good morning. सर मैं यहाँ पर इस कम्युनिटी के साथ मैंने मेरे हस्बैंड ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था क्योंकि उनका ना लिगामेंट सर्जरी हुआ था और ओके। लिगामेंट सर्जरी के बाद भी ना उनको पैर लॉक हो जाता था, उनका जो भी पोजीशन में रखते थे ना उसी पोजीशन में रहता था। और ओके। डॉक्टर को हमने फिर से कंसल्ट किया ना तो उन्होंने ये बताया कि आपको शायद आपको हेल्दी वेट लॉस करना चाहिए।
तो मेरे हस्बैंड इस कम्युनिटी से जुड़े थे और उसी टाइम पर मुझे ऑटो इम्यून डिजीज हो गया, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो गया, मुझे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया था 31 की एज में। तो ओहो। उस वक्त मेरे ये हाल था कि मैं अपनी मुट्ठी भी ऐसे बंद नहीं कर सकती थी, मेरे हाथ भी ऐसे स्ट्रेट नहीं होते थे। इवन मेरे जो नीज थे ना, नीज के जो जॉइंट्स थे उसमें भी सीवियर पेन रहता था। मैं अगर बेड रिडन ही थी, मुझे कुछ मेरी वीकनेस इतनी थी कि मैं काम नहीं कर सकती थी, तो मैं करवट भी नहीं बदल सकती थी अपने आप। मेरे ओके। सारे जॉइंट्स अफेक्ट हो गए थे बॉडी के। मुझे बार बार फ्रोजन शोल्डर हो जाता था, मैं स्टेप्स नहीं चढ़ सकती थी। अगर मैं स्टार्टिंग में गलती से नीचे बैठ जाती थी तो मैं ऊपर उठ भी नहीं सकती थी। ये सारे जॉइंट्स मेरे अफेक्ट थे। तो थैंक्स कहूंगी इस कम्युनिटी को, मेरे वेलनेस कोच को, कि जिन्होंने मेरी खाने पीने की हैबिट्स में चेंज लाया। मुझे सीवियर कॉन्स्टिपेशन का इश्यू रहता था, एसिडिटी का प्रॉब्लम रहता था, मेरी फूड हैबिट बहुत ही खराब थी। जैसे आपने सारा बताया उस तरह से मेरा कोई भी अच्छा खाना टाइम से नहीं जाता था, तो मैंने बहुत सारा कुछ फेस तो किया था। कितने, बहुत सही है मयूरी जी, तो आपको कितने टाइम में ये सारा बेनिफिट्स मिला, कितना और टाइम लगा था? सर मुझे रिकवर होने में 1.5 से 2 साल लगे, क्योंकि मेरा बहुत ही सीवियर पेन था। और लास्ट उस थ्री टाइम एंड कितनी उस टाइम कितनी दवाइयां चल रही थी मयूरी जी आपकी? सर मेरी 21 मेडिसिन चल रही थी और मुझे हाई पावर स्टीरॉइड्स देते थे। और अभी अभी कितनी चल रही है? सर अब मेरी सिर्फ एक थायराइड की मेडिसिन चालू है, बाकी एक भी मेडिसिन मुझे नहीं लेनी पड़ती है। और ग्रेट, उस टाइम अमेजिंग। पर मतलब मेरी एज 20 टेबलेट। 31 थी और आज 40 की एज है, बट बहुत ही अच्छा फील करती हूँ मैं। थैंक यू सर। ग्रेट ग्रेट, अमेजिंग मयूरी जी, थैंक बहुत सही है। आप सोचिए कि अगर एक लाइफस्टाइल एंड फूड चेंज करने से आप 20 टेबलेट्स को कम कर सकते हो, मतलब वो दवाइयां जो धीमा जहर है उससे बच सकते हो, तो उससे अमेजिंग बात तो डेफिनेटली कोई नहीं हो सकती, राइट? बहुत बहुत सही, बहुत अच्छा मयूरी जी। अच्छा लगा आपका एक्सपीरियंस सुनने के बाद। और हमारे साथ विधि जी है। यस विधि जी, क्या चैलेंजेस आप फेस कर रहे थे और अभी कैसा लग रहा है? यस सर, गुड इवनिंग एंड थैंक यू। सबसे पहले तो मैं इस कम्युनिटी के साथ जुड़ी थी तब मुझे सीवियर सर्वाइकल का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था। वजन तो ज्यादा था और वजन की वजह से मुझे सीवियर सर्वाइकल था। C1 2 3 में मुझे चैलेंज था और उसकी ओके। वजह से मुझे डेली 3 पेन किलर लेने की जरूरत पड़ती थी। बाकी भी और भी बहुत सारे चैलेंजेस थे, माइग्रेन, यूरिन इन्फेक्शन वगैरह भी था। और 2 से 3 एंटीबायोटिक और मुझे 3 पेन किलर एवरीडे लेनी पड़ती थी। एक ओके, तो कंडीशन ऐसा हो गया था कि जी सर्वाइकल में सर, होता क्या था, मतलब पेन होता था आपको, कहाँ पर पेन होता था? एक्चुअली और जी मैं हाथ से कोई भी काम नहीं कर सकती थी, आटा नहीं गूंथ सकती थी। फिर एक दिन ऐसा कंडीशन हो गया था कि मुझे बेड रेस्ट लेना पड़ा और मुझे अगर वॉशरूम जाना पड़े तो 2 लोगों की वो मुझे पकड़ के लेके जाए तभी मैं कर सकती। अगर कपड़े भी चेंज करने हो तो मुझे 2 लोगों की मदद की जरूरत पड़ती थी, मेरा हाथ स्ट्रक हो जाते थे। ओके ओके, तो उसके बाद आपने ये कम्युनिटी के साथ जुड़ने के बाद क्या किया? कम्युनिटी से जुड़ी, नॉलेज मिला, मेरी बॉडी में कैल्शियम बहुत कम था, वो लेना स्टार्ट किया। साथ साथ में न्यूट्रिशन का सपोर्ट मिला, बहुत सारा नॉलेज भी लिया एंड फैट लॉस किया। ये सारी चीजें ओके। मैंने करी तो मुझे बहुत अमेजिंग बेनिफिट मिला। ऑलमोस्ट 7 मंथ में जो मुझे सीवियर पेन रहता था उसमें मुझे हम्म। बिल्कुल भी दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी, एक भी मेडिसिन की अभी मुझे जरूरत नहीं पड़ती। ग्रेट, बहुत बहुत बढ़िया विधि जी, बहुत अच्छा लगा आपका जर्नी। मतलब 7 महीने के अंदर पूरा बॉडी का जो सर्वाइकल पेन था, जो कंडीशन थी, वो जी सर, पूरी की पूरी जो है वो रिवर्स हो चुकी है, राइट? जी बहुत सर, जी अमेजिंग, सर। थैंक यू सो मच विधि जी, आपका थैंक यू। एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। हमारे साथ स्नेहा जी है, उनको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। प्रतिमा दवे यस जी भी है, सर, उनको वेरी भी। गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। जी बताइए, आपको ये कम्युनिटी से जुड़ने से पहले जॉइंट में क्या काम, मतलब क्या चैलेंजेस थे? सर मुझे बहुत सारे जॉइंट प्रॉब्लम थे और मुझे लंबर L4 L5 में प्रॉब्लम था और S7 में। तो और उसके लिए डॉक्टर ने सर्जरी सजेस्ट किया हुआ था कि दोनों मणकों के बीच में क्रैक आ गई है, गादी फट गई है, तो उसके लिए ऑपरेट ओके करने के लिए बोला था। और स्लिप ओके डिस्क का इश्यू हो गया था। साथ साथ मुझे
पिछले 20 सालों से मैं स्टेरॉइड ले रही थी, मेरी बहुत सारी हेल्थ चैलेंजेस की वजह से, और हैवी डोजेस, स्टेरॉइड के हैवी डोजेस के साइड इफेक्ट में मुझे ऑस्टियोपोरोसिस हो गया था और कैटरेक और हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया था। तो इसकी ओके, वजह से मतलब मुझे ये जॉइंट रिलेटेड जो भी मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम थे वो सारे आपको हो चुके वो थे, राइट? सारे थे, और मुझे 30 से ग्रेट। ज्यादा फ्रैक्चर हो चुके थे, हर साल एक फ्रैक्चर होता था। और मल्टीपल फ्रैक्चर की वजह से मुझे लीगामेंट सर्जरी भी डॉक्टर ने सजेस्ट की थी, क्योंकि सारे टिश्यू टॉर हो जाते थे और नए बनते नहीं थे। और हैवी वेट इतना हो गया था क्योंकि टोटली बेड रिडन हो गई थी 6 महीने के लिए, तो कोई मूवमेंट नहीं थी, सिर्फ स्टूल पास करने के और खाने के लिए, बैठने के लिए मुझे परमिशन दी गई थी। उसकी वजह से, और इतनी हाई डोज की पावर की टैबलेट की वजह से वेट गेन होता था और एसिडिटी, गैस, कॉन्स्टिपेशन हो जाता था। तो इसकी वजह से वेट इतना बढ़ गया था कि मुझे नी पेन होना शुरू हो गया था, और पूरे जॉइंट्स में से कट 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 आवाजें आती थी। और जैसे कपड़े भी मैं पहन नहीं सकती थी, हाथ ऊपर नीचे करे ना तो भी इतने कट कट आवाज, मतलब सिंपल घड़ी की टिक टिक आवाज सुनाई देती ना, ऐसा बाजू वालों को भी ठीक से सुनाई देती थी, इतना आवाज आता था। तो कोथड़े क्या जैसे बात है, कपड़े क्या बात पहनती थी। और इसी वजह से डॉक्टर ने बोला कि आप वजन कम नहीं करोगे तो आपको नी रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, तो नी रिप्लेसमेंट के लिए भी बोल दिया था। और हैवी वेट की वजह से ना ही मेरी बैक कैरी हो रही थी, वेट कैरी कर सकती थी, ना ही नी कैरी कर सकते थे। और मल्टीपल फ्रैक्चर ओके, की वजह से मेरे लेफ्ट लेग के लिगामेंट्स पूरे फट गए थे, तो उसकी वजह से ओके। वेरिकोस वेन्स आ गया था और नसों में से खून फट के निकलता था। ओ माय तो गॉड, ओ इतनी माय गॉड। सेवियर चैलेंज, मतलब बोला कि अब और कंडीशन आप रिवर्स नहीं किया ना तो ये ऑपरेशन भी करना हाँ, पड़ेगा। ग्रेट ग्रेट। तो स्नेहा जी, आपको ये सारी कंडीशन में से कितना टाइम लगा बाहर आने के लिए, कितना समय लगा? सर, पहले ही महीने में 15 दिनों में मुझे बैक पेन में रिलीफ मिल गया, कि काफी ओके। अच्छा लगा। जो मैं बिल्कुल बेड रिडन थी, इसकी जगह मैं चलने फिरने शुरू कर दिया। मैं 5 मिनट से बहुत ज्यादा बढ़िया। खड़ी भी नहीं रह सकती थी, पूरी बॉडी शिवरिंग होती थी। और मुझे सर्वाइकल पेन और फ्रोजन शोल्डर का भी यही चैलेंज था। उस सारे में टोटल टोटल कितना महीना लगा आपको ये रिजल्ट मिलने के लिए? मुझे 1 साल में सारे मतलब बेनिफिट मिल गए, और पहले ओके, ही 4 महीने में मैंने हेल्दी वे में 19 kg फैट लॉस किया, और 14 बहुत इंच बढ़िया। पूरी बॉडी से मैंने लॉस किया, ट्रिपल एक्सएल से स्मॉल साइज में आ गई। और क्या बात, ऊपर बहुत से बढ़िया। सारे हेल्थ बेनिफिट इतने मिले कि मैं सारे चैलेंजेस की वजह से 27 जितनी डेली बेसिस पे मेडिसिन लेती थी, और ओके, स्टीरॉइड और वो सब अलग से। तो ओके। उसमें से आज एक भी मेडिसिन नहीं ले रही, सिर्फ मेरी एक क्या थायराइड की बात, टैबलेट चल रही है, वो भी क्या बात। 150 mcg की पावर की टैबलेट लेती थी, आज 25 की ले रही हूँ। और डॉक्टर ने बोला कि ग्रेट। 2-3 महीने हम ऑब्जर्व थिंक करेंगे अबाउट और इट। आपको ये भी बंद कर देंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया स्नेहा जी। आप सोचिए कि अगर 1 साल के अंदर अंदर 22 से भी ज्यादा जो दवाइयाँ स्टीरॉइड के साथ लेनी पड़ती थी, वो उसमें से अभी ये बेनिफिट मिला। तो ये सारे बेनिफिट्स क्यों मिलते? तीन ही चीजें, कोच, कम्युनिटी एंड फूड, ये तीन चीज इतनी इंपॉर्टेंट है ना? इसलिए हम ये यस कम्युनिटी सर। रन कर रहे हैं, इसीलिए हम इस कम्युनिटी में लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, इसीलिए हम कोच से इनवाइट कर रहे हैं। कोच आप सब सर, लोगों को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहे एक हैं मैं बात कम्युनिटी के थ्रू, और उसके थ्रू जो फूड चेंज होता है, लाइफस्टाइल चेंज होती है, जिसके थ्रू ये सारे बेनिफिट जो है वो यहाँ पर मिलते हैं। यस नेहा एक जी, बताइए क्या बताना चाहते हो? सर, एक बात और कहना चाहूंगी, ये कम्युनिटी से जुड़ी ना, इससे पहले मैंने 3 बार और वजन कम कर दिया था, क्योंकि ये चैलेंज काफी सालों से था, लेकिन वापस जी से जी जी। वजन बढ़ जाता था, क्योंकि मैं वजन कम करना सीखी थी, उसको मेंटेन करना और लाइफस्टाइल कैसी जीना वो नहीं सीखी थी। वो यस, सब बहुत मैंने ये सही बात। TRM फैमिली से सीखा, कि कैसे लाइफस्टाइल जीना है, वरना स्ट्रेस और डिप्रेशन में ही लाइफ जाती थी। ये कम्युनिटी का सपोर्ट और कोच के गाइडेंस और ये अमेजिंग स्नेहा अमेजिंग जी, बहुत सेशंस। बहुत 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 अमेजिंग स्नेहा जी, बहुत अच्छा लगा आपका जर्नी सुन के। और हमारे साथ खुशबू जी है, उनसे भी कुछ सुन लेते हैं। और थैंक यू सर। दूसरे भी बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों को, सब लोगों को रिक्वेस्ट है कि आपकी जर्नी डेफिनेटली आप चैट बॉक्स में शेयर कीजिए, क्योंकि सब लोगों की जर्नी हम कवर नहीं कर पाएंगे। ऑलरेडी हम 5 मिनट्स लेट है, हम ऊपर जा चुका है, ठीक है? तो आई एम सो सॉरी, हम आप सबकी जर्नी नहीं सुन पाएंगे, लेकिन आप सब लोग चैट बॉक्स के थ्रू आपकी जो फीलिंग्स है हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर किसी को क्वेश्चन है तो भी आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम डेफिनेटली आप सबके साथ शेयर करेंगे, राइट?
यस खुशबू। यस सर, गुड इवनिंग। मेरा नाम खुशबू है और मुझे भी आज से 12 साल पहले रूमेटॉइड आर्थराइटिस था और एज ऑफ 28 मुझे ये डिटेक्ट हुआ था। और मेरा मेन रीजन प्रॉब्लम क्या था कि मेरे जो घुटनों जो राइट नी है वो मुड़ता नहीं था, वो नी के अंदर स्वेलिंग और पानी भरता था। तो उसकी वजह से क्या होता था कि मैंने 3 महीना डॉक्टर की दवाइयाँ ली, 6 महीना दवाइयाँ लेती थी, तो वो जो पानी सूखने की दवाई मुझे दिया करते थे, तो उसी से मेरा जो जॉइंट का जो टिश्यू है वो डैमेज हो चुका था। और मैंने उस वो टिश्यू के रिलेटेड मैंने ऑपरेशन भी करवाया था। लेकिन मुझे तब एज ऑफ 29 ये बोला गया था कि अगर आपके बॉडी में बहुत सारे न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है, आपको बहुत छोटी एज में हुआ है, आपको जेनेटिक है, लेकिन मेरे पूरे फैमिली में किसी को आरए फैक्टर नहीं हुआ था। और उन्होंने बताया था डॉक्टर ने कि अगर आप नहीं टेक केयर करोगे, ये डेफिशिएंसी नहीं फुलफिल करोगे, वजन कम नहीं करोगे, आपके बॉडी में से फैट कम नहीं करोगे, तो आपको नी को रिप्लेस करवाना पड़ेगा, आर्टिफिशियल नी आपको लगवाना पड़ेगा। तो मेरे लिए सर ये अलार्मिंग सिचुएशन थी। तब मेरी डॉटर 4.5 साल की थी और हमें सेकंड बेबी भी प्लान करना था और मैं ये एज में चल भी नहीं पा रही थी। तो आई फील सो बैड कि मैं चल भी नहीं सकती हूँ। लेकिन थैंक्स टू दिस कम्युनिटी, कि जब मैं 2012 में ये कम्युनिटी में जब मैं आई थी, तब मुझे वेट लॉस के लिए मैं आई थी। और जैसे जैसे वेट लॉस होता गया तो वैसे वैसे मेरे बॉडी में से सारी तकलीफें कैसे दूर होती गई वो मुझे नहीं पता चला। लेकिन फर्स्ट रिजल्ट मुझे 10 दिन में मिला था सर। जो मेरी चलने की स्टाइल है ना, जो 28 साल की एज में मैं 60 साल की लेडी की तरह चलती थी, तो वो जो स्टाइल थी वो मेरी 10 ही दिन में इम्प्रूवमेंट हुआ। और मेरा 2.5 साल लगा सर। मेरी सारी मैं 17 एंटीबायोटिक स्टीरॉइड की गोलियां खाती थी, पेन किलर बोलो, स्वेलिंग कम करने की दवाई बोलो, तो वो सारी चीजें मैं सुबह शाम 3 टाइम में ये 17 गोलियां खाती थी। तो वो सारी गोली बंद होते हुए मुझे 2.5 साल हुआ। और मैं एवरी ईयर सर आरए के रिपोर्ट करवाती हूँ। अभी मेरे बॉडी में आरए फैक्टर नहीं है। सो क्या फीलिंग। बात है, बहुत है। किसी ने चैट बॉक्स में भी लिखा था उनका आरए फैक्टर ज्यादा आ रहा है, तो उनके लिए भी ये बहुत ही अमेजिंग जर्नी रहेगी कि अगर आपको भी आरए फैक्टर है तो डेफिनेटली आपको भी, अगर आपने कम्युनिटी के साथ रहने का डिसीजन लिया तो 110% आपको बहुत ही अच्छा जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो मिल सकता है। थैंक यू सो मच खुशबू जी, आपका अमेजिंग जर्नी हमारे साथ शेयर करने के लिए। चैट बॉक्स में भी बहुत सारे, मैं क्विकली आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा। जेमिक पटवा जी, heel pain, knee pain, सॉल्व इन 3 months, ग्रेट जेमिक पटवा जी, कॉन्ग्रेचुलेशन। उसके बाद हमारे साथ शेयर किया हुआ है मिथिलेश जी ने, मुझे 22 साल से घुटने का दर्द था वो 6 महीने में अच्छा हो गया, ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशन मिथिलेश जी। प्रतिमा दवे जी लिख रहे हैं कि उनका नी पेन सॉल्व हो गया 15 days के अंदर, कॉन्ग्रेचुलेशन। और सर मुझे 2 साल पहले लिगामेंट क्रैक हुआ था, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करी थी और उसके बाद अभी ठीक है। ओके ग्रेट। कौन लिख रहा है ये स्नेहा पंचाल, स्नेहा जी लिख रहे हैं। ओके ग्रेट स्नेहा जी, बहुत ही अमेजिंग। बहुत सारे लोग क्या लिख रहे हैं, वो सॉल्व हो जाएगा। यस डेफिनेटली स्नेहा जी, जैसे मैंने बताया कि करेक्ट हील क्यों नहीं होता है ना, मैंने इसलिए बेसिक सारा कुछ लिया। अगर किसी भी जॉइंट्स में प्रॉब्लम है तो व्हाट यू हैव टू डू, है ना, ये जॉइंट सारी जगह, इसलिए मैंने पहले जॉइंट के बारे में बताया, वो कहाँ कहाँ पर होते हैं, वो किस चीज से बना होता है। अगर आपके जॉइंट्स में कहीं पर भी, जैसे लिगामेंट में है, तो लिगामेंट के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए, वो कोच आपको गाइड करेंगे। 110% वो आपका अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो आपके कोच जिसने भी आपको यहाँ पर इनवाइट किया उनको बताइए मेरे नी पेन एंड बैक पेन 10 दिन में चला गया, ग्रेट। और वो लिखा हुआ है सजिनी शाह जी ने, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। और आज का सेशन हम यहाँ पर कंक्लूड करते हैं, 10 मिनट ज्यादा लिए क्षमा कीजिएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।